इसी तरह DHMA को दिल्ली की सबसे पुरानी और मदर एसोसिएशन होने का खिताब प्राप्त है। डॉक्टर युद्धवीर सिंह दिल्ली के फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं और बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम ऑफ दिल्ली के भी चेयरमैन रह चुके हैं फ्रॉम 1958 टू 1969। उन्होंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और दिल्ली भर में जितनी भी चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं उनकी भी स्थापना की है। आप हमारे साथ हमारी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ सकते हैं थ्रू आवर मेंबरशिप्स, जो कि उसमें आपको वेबिनार्स, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी और आइडिया लगेगा। क्विज कॉम्पिटिशन्स भी हमारे यहाँ होते रहते हैं और काफ़ी ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। मेंबरशिप के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाएं। ईमेल कर सकते हैं हमें dhmadelhi@gmail.com या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9711423617 पर भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। अब मैं हमारे डिग्निटरीज का स्वागत करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर उसामा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट सर को स्टेज पर एस्कॉर्ट करें, डॉक्टर दीपक शर्मा से। साथ ही मैं डॉक्टर आकाश से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पेट्रन सर डॉक्टर वीपी सिंह सर को भी स्टेज पर एस्कॉर्ट करें। मैं अब डॉक्टर नेहा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप प्लीज डायस पर आएं। डॉक्टर नेहा तहपुरिया DHMS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद उन्होंने MA क्लिनिकल साइकोलॉजी भी करी है। उनका मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी, मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है और वो सोलवासा की फाउंडर हैं। मैं हमारे डिग्निटरी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम का आप लोग शॉल से स्वागत करें। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर दीपिका हमारी स्पीकर डॉक्टर नेहा का स्वागत करें प्लीज। थैंक यू। अब जल्दी से हम अपने साइंटिफिक सेशन की शुरुआत करते हैं। ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं आज मैम को इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैम DU से अपनी ग्रेजुएशन करी है उन्होंने होम्योपैथी में, मास्टर्स डिग्री उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में है। सोलवासा की वो फाउंडर है, जहाँ पर वो होम्योपैथी और साइकोलॉजी को कंबाइन करके प्रैक्टिस करती हैं, जिससे वो इमोशनल वेलबींग को और होलिस्टिक हीलिंग को प्रमोट करती हैं। आज उनका टॉपिक है जर्नलिंग, द मॉडर्न केस टेकिंग टूल फॉर इमोशनल वेलनेस। मैम प्लीज आ जाए, स्टेज आपका है। ऑल्सो सेशन शुरू करने से पहले सारे डिग्निटरी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का दीप प्रज्वलन भी करें।
मैं प्रेसिडेंट सर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सेशन की शुरुआत करें अपने वेलकम स्पीच से और हमारी मैम को एक ग्रैंड वेलकम दें। थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार। कितने लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे? गुड, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो सभी लोग स्टूडेंट हैं। तो डॉक्टर नेहा जो आज की स्पीकर हैं वो भी मेरी स्टूडेंट है और मैं इनका स्टूडेंट हूँ, और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैंने डॉक्टर नेहा से बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। सबसे पहले तो पेपर का यूज़ ना करना, मतलब जब से ये मेरे पास स्टडी करने के लिए आ रही है, शायद थर्ड ईयर में थी, तब से मैंने इसको पेपर यूज़ करते हुए नहीं देखा है। सिर्फ अपने टैब पे सारा काम, मतलब डिजिटली जितना हो सके, पेपर को यूज़ नहीं करती है। और आज वो सोलवासा की फाउंडर है और जर्नलिंग के ऊपर बहुत सारी बातें कर दी थी। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने जर्नल्स के ऊपर काम करा और अपने आप वो सब कुछ लिखना शुरू किया जो इसने मुझे सिखाया, तो वो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारी होम्योपैथी से कनेक्ट करने का जो इसने काम किया है वो तो बहुत ही लाजवाब है। तो आज हम इससे सीखेंगे कि वो आप लोगों को क्या सिखा सकती है। हालांकि डॉक्टर नेहा इस समय होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी कर रही हैं और इन्होंने अपनी एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी से की, क्योंकि इनका शुरुआती इंटरेस्ट जो है वो हमेशा से साइकोलॉजी में रहा है। तो ग्रैंड वेलकम डॉक्टर नेहा आपका, और आप आइए क्योंकि आप ही को सुनने के लिए आज सब लोग आए हैं। एक बात और बता दूं कि हमारे डीएचएमए के पिछले 4 या 5 साल की सीएमई में सबसे ज़्यादा जो सीएमई के रजिस्ट्रेशन है वो आज ही के दिन के लिए डॉक्टर नेहा के लिए हुए हैं। तो जर्नलिंग का इसका मतलब बहुत ही महत्व होगा। तो वेलकम डॉक्टर नेहा। Hello, so good afternoon everyone. First of all, it's a really very prestigious thing for me कि मैं यहाँ पे as a student आने लगी थी and today मैं यहाँ पे खड़ी हूँ as a speaker. So I'm really very thankful to DHMA as well as Dr. Deepak Sharma sir and Dr. VP Singh sir. Thank you so much for giving me this opportunity to be here and यस तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी होम्योपैथी से। जैसे आप सब लोग भी यहाँ पे होम्योपैथी के स्टूडेंट्स रहे होंगे और सब लोग प्रैक्टिस करते होंगे होम्योपैथी, एंड इवेंचुअली आई मूव टू द साइकोलॉजी क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी मतलब साइकेट्री के अंदर था। सो आई फाउंड कि वहाँ पे एक लिंक है कि होम्योपैथी को अगर हम साइकोलॉजी से जोड़ दें तो हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेटर जो आउटकम है या जो रेमेडीज़ है वो निकाल सकते हैं, राइट। सो इसी से लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज सेशन। सो इट्स अबाउट द जर्नलिंग कि हम जो हमारा जो प्रिमिटिव केस टेकिंग का तरीका है उसको हमें रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन जो मॉडर्न टूल है जर्नलिंग का वो कैसे इसमें ऐड कर सकता है अपनी वैल्यू, तो उस चीज़ को हम आज सीखेंगे, राइट। तो जर्नलिंग के ऊपर बात करने से पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वन क्वेश्चन, राइट। हाउ डू वी रिस्टोर समवन वी हैव नॉट ट्रूली अंडरस्टूड। तो हमारा अफोरिज्म 1 जो शुरू ही होता है वो इसी चीज़ से होता है कि द फिजिशियन हाईएस्ट एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, राइट। तो लेकिन अगर जो हमारे सामने जो हमारा पेशेंट बैठा है, अगर हमें पता ही नहीं कि वो कैसा है, एक्चुअली में उसको क्या फील हो रहा है, क्या वो चीज़ मतलब जो स्टेटमेंट लेकर वो आया है उसके पीछे उसकी स्टोरी क्या है, तो आई डोंट थिंक कि हम उसको सही रेमेडी या सही चीज़ तक पहुंचा सकते हैं, सही तरीके से हीलिंग दे सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्रीटिंग होम्योपैथी में आप सब जानते ही होंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग द पेशेंट और जस्ट अबाउट ट्रीटिंग द डिजीज, बट इट इज़ लाइक ट्रीटिंग द इंडिविजुअल, मतलब हेड टू टो, एक्सटर्नल टू इंटरनल, हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जैसे ट्रीटिंग डिजीज में कन्वेंशनल मेथड जो हम केस टेकिंग का यूजुअली लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट आया, उसने बोला मुझे एंजाइटी है, राइट। तो आप एंजाइटी लिख दोगे दैट दिस पेशेंट हैज़ एंजाइटी। क्या आपने कभी उसके अंदर मतलब और डीप जाकर देखा है कि उसको एंजाइटी क्यों है, राइट। वो हम अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे कि क्या स्टेप्स रहेंगे उसके। बट जैसे उसने बोला कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंगर है, सो दिस इज लाइक कन्वेंशनल वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज जो वो सीख के आया है या तो गूगल से या आजकल ChatGPT से, ठीक है। तो वो आके आपको वही वर्ड्स बोल रहा है, बट उसके पीछे की स्टोरी जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसका होम्योपैथिक में यूज़ क्या होता है कि जब कोई पर्सन बोल रहा है मुझे एंजाइटी है, हम लिख देते हैं कि द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी। उसको डिप्रेशन है, हम लिख देते हैं कि पर्सन इज कैरिंग ग्रीफ।
बट एक्चुअली में जो हमें इमोशंस को ट्रीट नहीं करना है, हमें उस इंडिविजुअल को ट्रीट करना है जो उन इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे आई हैव दिस एग्जाम्पल फॉर यू. तो सपोज जो पेशेंट आया है, ही इज सेइंग कि आई हैव एंजाइटी, आई एम फीलिंग एंशियस, ठीक है? सो विद दैट आपको क्या लगता है? तो देर आर लाइक 3 पेशेंट्स. पेशेंट 1 ने बोला मुझे एंजाइटी है. जब हमने उससे पूछा कि उसको एंजाइटी क्यों फील हो रही है, तो उसने बोला बिकॉज आई माइट फेल. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया पहला कि ही हैज़ एंजाइटी, बट रीज़न क्या है कि उसको लगता है वो फेल हो जाएगा, तो फियर ऑफ फेलियर. सेकेंड पेशेंट आया, उसने भी बोला मुझे एंजाइटी है, लेकिन हमने सिर्फ नहीं लिखा कि उसको सिर्फ एंजाइटी है, हमने उससे पूछा क्या रीज़न है. तो आगे जाके पता चलता है कि आई एम एंशियस. हेलो हेलो हेलो. हेलो. तो आवाज़ आ रही है? हाँ, तो आई एम सेकेंड जो पेशेंट आता है वो बोलता है आई एम एंशियस. तो आई एम एंशियस बिकॉज पीपल विल लीव मी, राइट? तो उसका कहने का मतलब ये है कि लोग मुझे छोड़ देंगे, यानी उसके पीछे क्या फीलिंग क्या है उसकी कि अबंडनमेंट, कि उसको लोग छोड़ देते हैं हमेशा, उसको लोग छोड़ देते हैं हमेशा, इसीलिए दैट पेशेंट इज फीलिंग द एक्चुअली द अबंडनमेंट, या फिर उसको अटैचमेंट का फियर है, या फिर उसको सिक्योरिटी का फियर है कि मेरी लाइफ से लोग चले जाएंगे. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया, दोनों एंजाइटी सेम नहीं हुई, राइट? ऐसे ही हमारे पास पेशेंट थर्ड जो है वो आ रहा है एंड दैट सेइंग कि आई एम एंशियस बिकॉज समथिंग बैड विल हैपन. समथिंग बैड विल हैपन, अलग रेमेडी, अलग चीज़ें, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, राइट? तो ये बिल्कुल फिर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है देन ऑल द 3 केसेस, राइट? तो सेम सिम्टम था लेकिन सब में डिफरेंट उनका इनर वर्ल्ड है. सो जब जो मिसिंग स्टेप है वो कहाँ पर है? तो हम लोग यूजुअली जो केस टेकिंग करते हैं वो इस फ्लो में होती है कि पहले पेशेंट है, पेशेंट ने आके बताया उसके सिम्टम्स क्या हैं, हमने वो सिम्टम्स लिखे, हमने लिखा उसके रूब्रिक्स क्या है, रूब्रिक्स लिखे और लास्ट में हमने उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाकर उसको दे दिया रेमेडी, राइट? ये हमारा नॉर्मल फ्लो है. अब हमें जो चेंज लाना है वो क्या है कि बस इसी ये जो क्लासिकल होम्योपैथी का जो केस टेकिंग का फ्लो है इसी को मेंटेन रखना है, बस कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है. तो वो ऐड क्या करना है? सो इन द डीपर फ्लो हम क्या जा सकते हैं, हमें एक्चुअली पेशेंट की स्टोरी समझनी है, रीज़न क्या है, ठीक है? सो हाउ यू कैन स्टार्ट विथ कि इसके 2 तरीके हो सकता है. या तो आपके पास इतना टाइम है, आप उसको शीट्स दो, आप उसको बोलो कि लिखो, मतलब अगर जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगी. आई थिंक आप लोगों को पहले भी पता होगा दैट राइटिंग एंड एक्चुअली स्पीकिंग, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. व्हेन यू स्पीक आप अपने थॉट से, अपने इमोशन से फास्ट बोलते हो, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आता, कई बार आपके थॉट स्लो हो जाते हैं बट यू आर जस्ट स्पीकिंग 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 और क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा. बट व्हेन आई आस्क यू टू राइट, तो वहाँ पे फ़ायदा क्या होता है दैट आपके थॉट्स स्लो हो जाते हैं, जो एक्चुअली फिल्टर आउट द थॉट्स कि अच्छा ये थॉट है, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है वो हम छोड़ सकते हैं. मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है. आपने पेशेंट आते ही आपने, वो भी आया है हड़बड़ी में, इतनी गर्मी में आया है, आप उससे आते ही पूछ रहे हो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, ठीक है? वो उसके दिमाग में जो भी पहली चीज़ आएगी वो आपको बोल देगा, बट वो करेक्ट नहीं होता है, इसलिए बहुत बार होता है कि केस ही लंबा चलता रहता है. इंस्टेड गिव देम अ शीट. अब आप उनसे पूछो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, कोई 5 पॉइंट्स लिखो, ठीक है? जब उसने 5 पॉइंट्स लिखे तो नाउ उनको और इलैबोरेट करो, ठीक है? उनको बोलो कि इसके पीछे इमोशन क्या छुपा हुआ है. अगर उसने बोला कि मुझे गुस्सा तब आता है जब मेरी गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी खड़ी हो जाती है, मैं निकाल नहीं पाता, 1 इंस्टेंस. दूसरा इंस्टेंस, अच्छा मुझे किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया. सेकेंड इंस्टेंस, आजकल जो हमारी जनजी पॉपुलेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया. थर्ड इंस्टेंस. ऐसे उन्होंने बहुत सारे इंस्टेंस लिख दिए ना. उनके नीचे आस्क देम टू राइट द इमोशन, कि इमोशन क्या है उसके पीछे का, राइट? तो जब वो इमोशन लिखेंगे तो बहुत सारी जगह सिमिलर पैटर्न दिखेगा आपको. बहुत लोगों का फियर होता है, बहुत लोगों का मतलब अटैचमेंट इशू होता है, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस इशू होता है, ठीक है? तो जब वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उसमें ब्रांच आउट करने लगेंगे तो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड
कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन क्या है या उसका पर्टिकुलर पॉइंट क्या है जिसको हमने टैकल करना है. सो देन जब हमने उसके कोर इमोशंस पे काम कर लिया तो जैसे फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई टेल यू कि सिर्फ इमोशंस पे काम करने से ना बहुत बार कुछ ऐसा हमें रिजल्ट नहीं मिलता जब तक कि हम उसका बिलीफ चेंज नहीं करते. ठीक है. सो इफ़ यू चेंज द पर्सन इमोशन, उसको आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने वाली कुछ एक्टिविटीज दे सकते हो जिससे वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है. लेकिन जो उसका कोर बिलीफ है, यानी जहाँ वो बचपन से शुरू होकर जो भी उसकी सारी बिलीफ सिस्टम बना है, वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उसमें चेंज नहीं आएगा. तो वो आप मेडिसिन के थ्रू चेंज कर सकते हो और वो आप जर्नलिंग के थ्रू भी चेंज कर सकते हो. तो कोर बिलीफ पे काम करना है, तो उससे हमें पता चलेगा उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है. और फाइनली जब वो सारी चीज़ें लिख देगा, जब आपके पास एक शीट आ जाएगी, वो आप वहाँ पे, हाँ, जो तो मैंने आपको कहा था कि 2 तरीके हैं. एक आप अपने सामने बिठा के उनसे ये पूरा चार्ट बनवा सकते हो, तो आपको वहीं पे मिल जाएगा. सपोज यू डोंट हैव टाइम, जो बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं एक दिन में, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक पेशेंट को आधा आधा घंटा या 1 घंटा दे सके. तो आप उनको वो क्वेश्चन या वो प्रॉम्प्ट्स घर पे जाके लिखने को बोलो कि अगली बार जब तुम दवाई लेने आओगे तो अपनी 10 शीट्स मेरे पास लेके आना, या मुझे भेज देना. जब भी तुम रोज इनको लिखोगे, तुम्हें आज जब भी गुस्सा आया तुमने लिखा कि क्या हुआ, और जस्ट सेंड इट टू मी, या जिस दिन भी तुम आ रहे हो तो लेके आओ. एंड देन हम वहाँ से वो पैटर्न निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है या वो मेन बिलीफ क्या है. सो एज हमारे अफोरिज्म 6 में लिखा है, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज नॉट ओनली राइट कि व्हाट दे सेड, व्हाट देयर सिम्टम्स आर या व्हाट देयर वर्ड्स आर. व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि वो क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो क्या अवॉइड कर रहे हैं, उनके पीछे के ट्रिगर्स क्या है और किन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये 4 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो कि उस बंदे का पैटर्न क्या है या उस पेशेंट का मतलब मेन कोर बिलीफ क्या है. सो हेयर हमारे पास अभी फर्स्ट एक्टिविटी है. तो जैसे मैंने एंजाइटी एक्सप्लेन की थी आप लोगों को, या एंगर भी एक्सप्लेन किया था, तो हमारे पास ये पेशेंट है, ये आया, आई गेट एंग्री वेरी इजली. सो इसके पीछे की स्टोरी क्या क्या हो सकती है, या आप लोग लिखो और मुझे कुछ जवाब दो कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके एंगर की. आई गिव यू 2 minutes टू थिंक. आप लोग अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास कोई डायरी है तो आप डायरी में लिख सकते हो. तो हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, राइट. तो आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखते रहो, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है. तो अगर ऐसा पेशेंट है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, आप उससे बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो, बट नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो बस आके बोल रहा है कि मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. तो क्या रीजंस हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर हम उसमें काम कर सकते हैं. कोई 2 सिचुएशंस आपको लिखनी है. सो आप लोगों ने जो भी सिचुएशंस लिखी, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग बताना चाहो. एनीबडी?
एनी काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोई जैसे बात जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको बोला जाए तो ये कर दे, बट उसका नहीं है कि कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहा है, मेरे को नहीं करना, मेरे को मेरी मर्जी चलाना, तो उसको उस पर भी स्मॉलेस्ट थिंग से भी उसको ट्रिपल गुस्सा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये तो इवेंट हो गया है, राइट? अच्छा, एक मिनट, ये इवेंट हो गया। अब इसके आगे आपको ये सोचना है कि ये आपने जो इवेंट दिया, इस इवेंट की वजह से क्या इमोशन ट्रिगर हुआ। चलो एंगर की बात कर रहे हैं, हम एंगर ही ले लेते हैं, बट एक्चुअली क्या उसको एंगर उस इवेंट की वजह से आया या उसके पीछे कोई और रीज़न है? वो इवेंट से ही आया। नहीं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो मेरा जो पूरा पॉइंट था वो शुरू से यही है कि कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, अगर ऐसा होता है कि इवेंट से गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे बैठे अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों के साथ सेम सिचुएशन हुई, 5 को गुस्सा आना चाहिए, नहीं आता, किसी एक इंसान को आता है। तो वो एक इंसान को क्यों आता है? वो बात नहीं, सोचो। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हाँ, ये तो वही हमें वो थीम पे ही काम करना है ना कि Individualization. हाँ, ठीक है। और कोई? The one with the specs. कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है जो कि फैमिली किस चीज़ के लिए मना कर देती है, तो वो हमें ट्रिगर करता है कि कोई जैसे मदर है तो वो बार बार अगर किस चीज़ के लिए मना करेगी तो एट सम पॉइंट एक टाइम पे वो गुस्सा आ जाएगा ठीक कि है, ये बार बार होता है, हर चीज़ के लिए मना कर देता है सामने वाला। ठीक है। तो दैट कुड बी अ थिंग। तो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट अगेन, ठीक है। उसके पीछे की थीम, आप लोगों का भी टास्क ये है कि ठीक है, आप लोग मुझे इवेंट्स तो दे रहे हो गुस्सा आने के, वो तो ठीक है, सबको अलग अलग चीज़ों पे गुस्सा आता है, ये हमारे पास इवेंट्स है, हमें एक्सप्लोर करना है कि थीम क्या है, वही हमारा काम है ना। इवेंट तो आके हमें पेशेंट बताएगा, अब उसके पीछे की थीम क्या है वो हमें जाननी है, तो उसको ब्रेक डाउन करो। लाइक अगर फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो केयर वाली चीज़ आ जाएगी, राइट। कि पेरेंट्स की इमोशंस होते हैं कि वो केयर करते हैं, इस वजह से वो उन्हें डर लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कुछ हो ना जाए, तो इस वजह से वो प्रिवेंट करते हैं चीज़ें। ठीक है। एंड पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फ्रीडम नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली, फ्रीडम। तो थीम क्या है? फ्रीडम, राइट। तो यहाँ पे हमारा पूरा रूब्रिक चेंज हो जाएगा। जब आप ये लिखोगे ना कि सिचुएशन की वजह से आप रूब्रिक फाइंड कर रहे हो, वहाँ पे और वर्सेस द फ्रीडम के ऊपर पूरा का पूरा केस चेंज हो गया, राइट। तो ये हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एनीबडी एल्स? वहाँ से कोई? ब्लैक शर्ट? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जैसे कि हर पर्सन जानता है कि कोई भी काम हो तो उसके हिसाब से हो। जैसे कोई भी, जैसे मैं भी चाहूँगा तो अगर वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है काम तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही। जैसे तो यहाँ पे थीम क्या है? यहाँ पे तो थीम वही हुआ ना, इंडिविजुअलाइजेशन की। हर बंदे को अलग अलग पर्सन, जैसे 5 लोग थे आपने जैसे एग्जांपल दिया, तो 5 को गुस्सा आना चाहिए अगर इवेंट से होता। बट परसेप्शन अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से काम हो, तो जरूरी थोड़ी ना 4 लोग वो भी चाहे कि वो किसी और वे में भी चाह सकते हैं। तो बस तो यहाँ पे इमोशनल थीम है इंडिपेंडेंस, हाँ ओके। राइट। ठीक है सर, आप में से कोई आगे? Maybe he is suffering from any kind of trauma, ओके, like उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो वो इमोशनली मेंटली ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। तो लाइक अब 5 बंदे हैं, उनमें से किसी एक, 5 सेम फील नहीं करने, लेकिन सेम बात उसे ज़्यादा हाई इंटेंसिफाई हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड है। ट्रू। तो आपको अगर यहाँ से ये पता चल गया कि पीछे उसका कोई ट्रॉमा है, तो देन यू कैन फाइंड द अटैचमेंट, ग्रीफ या जो भी है, तो वो थीम अलग हो गई, यस मैम। राइट। तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सो व्हाट आई मीन विद जर्नलिंग इज नॉट डायरी एंट्री। हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं, मतलब जो प्रिमिटिव टाइम में जर्नलिंग का मतलब होता था, दैट इज बेसिकली डायरी एंट्री।
कि हम अपने आज का पूरा दिन उसमें लिख रहे हैं, कैसा गया कैसा नहीं गया, ठीक है, दिस इज़ गुड ऑल्सो। अगर आप इसको भी फॉलो करते हो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो इमोशनली। बट जो हम लोग थेरेप्यूटिकली जर्नलिंग की बात कर रहे हैं या जो चीज़ हम अपने केस टेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सो दोनों के क्वेश्चन में मैं फ़र्क बताती हूँ। अगर आपका जो प्रिमिटिव जो आप पहले का यूज़ करोगे, जो बेसिक जर्नलिंग या रिकॉर्डिंग इवेंट्स है, उसका क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंड या व्हाट हैपेंड टुडे, ठीक है। लेकिन जो थेरेप्यूटिकली हमारा जो जर्नलिंग का क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि व्हाट हैपेंड इनसाइड मी ड्यू टू दिस इवेंट, राइट। दोनों में बहुत फर्क आ गया। तो राइट क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो जैसे पेशेंट के पास बैरियर्स क्या क्या फील होते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, एकदम रश थॉट्स में होता है कि नहीं क्या बताना है क्या क्या नहीं बताना। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट घर जाके बोलता है अरे यार ये तो मैं बता के आना भूल ही गया, है ना। तो ये होता है, फियर ऑफ जजमेंट होता है, उसको नहीं पता कि जो डॉक्टर से वो मिल रहा है क्या वो उसको समझ भी पाएगा या नहीं। तो बहुत सारे जो इंट्रोवर्ट पेशेंट्स होते हैं वो चीज़ें अपने अंदर रखते हैं जब तक उनको ट्रस्ट नहीं आ जाता सामने वाले डॉक्टर पे, ठीक है। देन उनकी इमोशनल वोकैबुलरी इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो जैसे हम एंगर की भी बात कर रहे थे अभी, तो इमोशनल वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने किसी ने भी इमोशनल व्हील कभी देखा है? एनीबडी? हाँ, तो आज जाकर प्लीज उसको चेक करना, ठीक है। जस्ट गूगल इट और चैट जीपीटी इट की इमोशनल व्हील आ जाएगा, आपके पास एक इमेज आ जाएगी। हमारे 5 कोर इमोशंस होते हैं, लेकिन वो 5 कोर इमोशंस भी बहुत सारे माइनर इमोशंस में मतलब ब्रेक डाउन होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एंगर भी है तो दैट इज ब्रोकन इनटू लाइक फ्रस्ट्रेशन, बिटर, ह्यूमिलिएशन, एनॉइंग, नम्ब, राइट, डिसरिस्पेक्ट। तो ये कितने सारे इमोशंस हो गए जो अलग अलग हो गए, बट ये सब किसके पार्ट है? ये सब एंगर के पार्ट है। सो जस्ट चेक द इमोशन व्हील, ठीक है। वो आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप सामने वाले को समझ सको कि वो क्या बोल रहा है और एक्चुअली इसका क्या इमोशन हो सकता है। डोंट राइट द वेग टर्म्स, जो बड़ी बड़ी ब्रॉड टर्म्स होते हैं। तो जर्नलिंग का यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें उनको टाइम दे, मतलब हम उनको टाइम दे पाते हैं कि वो अपने पैटर्न्स निकाल सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें उनकी थॉट्स पे और उनको और समझ पाए, ठीक है। सो नाउ आइसबर्ग मॉडल आपने बहुत बार अलग अलग चीज़ों के लिए देखा होगा, ठीक है। इसको हम इसमें भी लेकर देखते हैं। तो जैसे जो पेशेंट आता है विद द कंप्लेन, इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो पेशेंट आता है तो आइसबर्ग जो है उसके ऊपर की जो वो कंप्लेन है, व्हाट वी सी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। जो नीचे है दैट वी कैन नॉट सी और पहली विजिट में हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या क्या देखना है कि सरफेस इमोशन क्या है सबसे पहले ये, उसके बाद उसका डीपर इमोशन क्या है, उसका थॉट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द सीबीटी टेक्निक, ठीक है। उसके अंदर यही यूज़ होता है कि हम उनके इमोशन को थॉट में कन्वर्ट करते हैं, देन उस थॉट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग साइकेट्री में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो जो थॉट है उसको हम कोर बिलीफ में ब्रेक करेंगे एंड लास्ट में हमें एक पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पैटर्न आपको बेसिकली हेल्प करता है टू रीच द राइट रूब्रिक्स में। हाँ, तो ये जो आप अभी देख रहे हो, तो माय बॉस शाउटेड एट मी इज द फर्स्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेन, जिसने आपको आके बताया कि मेरा एक पेशेंट है, ही सेड कि माय बॉस शाउटेड एट मी एंड आई फील एंग्री अबाउट इट। अगर सिर्फ यही कंप्लेन होगी और हम सिर्फ ये लिखेंगे तो मेडिसिन क्या क्या हो सकती है? एनी आइडिया? कोई भी कुछ भी दिमाग में आ रहा हो तो? हाँ जी, स्टेफी सेग्रिया इज वन, एकोनाइट, इग्निशिया, ये हमारी स्टार्टिंग रेमेडीज है। अब हम इसको अगले स्टेप पे लेके चलते हैं। आई फील एंशियस, ठीक है, उसका इमोशन क्या है? उसको एंशियस फील हो रहा है। एंशियस के लिए अब रेमेडीज, आर्सेनिक और एकोनाइट और ठीक है, एकोनाइट, आर्सेनिक, ओके। नेक्स्ट है आई फील इनकैपेबल। हमने जब उससे पूछा कि
इफ यू फील एंशियस, तो क्यों एंशियस फील कर रहे हो? जब उसने उस पर डीपर थॉट दिया तो डीपर इमोशन आया दैट आई फील इनकैपेबल। इनकैपेबल से आपके दिमाग में कौन सी रेमेडीज आ रही है? नैटम्यूर और साइलिशिया, और लाइकोपोडियम, राइट? ठीक है, नाउ वी गेट मोर डीपर इनटू द इमोशन। उसने फिर आगे बोला दैट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, ठीक है, मुझे इसीलिए एंजाइटी फील होती है हर चीज़ को करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, एंड आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। अब रेमेडीज, साइलिशिया है, कार्सिनोसिन है, एनाकार्डियम है, नेट्रम्यूर भी है, ठीक है। आगे अब हम उसके बिलीफ को टच करते हैं। उसने बोला माई वर्थ डिपेंड ऑन माई परफॉर्मेंस। बिलीफ कहाँ से आता है? बिलीफ आता है बचपन से लेके उसके साथ आज वो प्रेजेंट कंडीशन में जब आपके पास आ रहा है, तब तक उसके साथ जो भी उसकी जर्नी है, उसके सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, उन सब से जो उसके मेंटल पिक्चर बन गई है उसके खुद के बारे में, दैट इज द बिलीफ। तो उसको क्या लगता है कि मुझे जो मेरा वर्थ है मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब रेमेडीज, कार्सिनोसिन, ऑरम मेट, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट स्टेप कि जो उसका मेन पैटर्न था वो क्या है? हर चीज में परफेक्ट होना। वो एक्ट ही नहीं करता जब तक उसको लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हो जाता, मैं नहीं कर सकता, उसको वो फियर रहता है। तो परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। रेमेडीज, नक्स, आर्सेनिक भी हो सकती है, लेकिन इतना डीपर हाँ मतलब परफेक्शनिस्ट तो है वो, ठीक है। ऑरम्यूर, नेट्रम्यूर, राइट। तो जब आप अब आप सोचो कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे ही उसको प्रिस्क्राइब कर चुके होते तो मेडिसिन क्या थी? एकोनाइट। क्या वो काम करती? नहीं करती। थोड़े टाइम रिलीफ देती, फिर वो आके यही बोलता कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, या आना ही बंद कर देता। लेकिन इफ वी गेट टू द डीपर पिक्चर, तो हम लोग अभी एक सिम्टम से हम 4-5 रेमेडीज पे आए। जब हम उसके और सिम्टम्स को इसी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर रेमेडी पे आ पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक द डीपर लेयर कि सरफेस कंप्लेन जो है वो चीफ कंसर्न होती है। सरफेस इमोशन उनका PQRS एलिमेंट है, ठीक है। डीपर इमोशन उनका मेंटल स्टेट है, करंट मेंटल स्टेट है। देन कोर बिलीफ उनका फंडामेंटल डिल्यूजन है अपने आप को लेके कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। उसको वो चेंज कर सकता हो तो भी नहीं कर पाएगा जब तक कोई उसको बाहर से एफर्ट डालने को नहीं बोलेगा। देन पैटर्न क्या है? जो उसका पैटर्न अगर हमने पता लगा लिया तो दैट इज एग्जैक्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन या मियाज्म जो हम बात करते हैं वहां पे हम पहुंच जाएंगे कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है। तो मैं आपको ये एक फ्रेमवर्क देती हूँ कि दिस इज द फ्रेमवर्क। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप यूज कर सकते हो अपने किसी भी पेशेंट पे कल से ही, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रिगर। पहला क्वेश्चन जब आप मेंटल पिक्चर ले रहे हो उसकी, ठीक है, आई एम ओनली टचिंग द मेंटल पार्ट। तो जब आप उसकी मेंटल पिक्चर ले रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट सिचुएशन ट्रिगर्ड मी या व्हाट सिचुएशन एक्टिवेटेड दिस। आज देम की 4 से 5 चीजें बताओ या लिखो। आई प्रेफर कि उनको लिखने को बोलो, बट ठीक है अगर आप उनसे पूछ भी रहे हो तो उनको बोलो कोई 4 से 5 ट्रिगर्स बताओ कि अगर उसने बोला मुझे गुस्सा आता है, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे रोना आता है, तो क्या ट्रिगर्स पॉइंट क्या है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फील। अब उन्होंने जब वो 5 इमोशन लिख दिए हैं या वो 5 ट्रिगर्स लिख दिए हैं, अब उन 5 ट्रिगर्स की वजह से फील क्या हुआ, तो आपके पास ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, कुछ कॉमन इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 3-4 हो, बट यस। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद यू कैन आस्क देम व्हाट मीनिंग डिड माई माइंड क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
आप ऐसा सोचते हो कि अच्छा इसको इस बात पर कैसे एंजाइटी हो सकती है कि इसके फ्रेंड ने मैसेज नहीं देखा, राइट? आपके दिमाग में ये चल रहा है, सामने वाला बहुत एंजाइटी में है, मतलब बहुत रेस्टलेस है। मैं पेशेंट डिस्कस करूंगी तो आई टेल यू गाइस। तो ही इज वेरी रेस्टलेस कि वो सीधा बैठ भी नहीं पा रहा है, राइट? एंड उसका बस मेजर कंसर्न क्या है कि यार उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, और मेरे मन में चल रहा है सर मैसेज ना देखने पे इतनी एंजाइटी, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि स्टोरी क्या है उसके पीछे जो वो लिंक कर रहा है। So, अगर उसके फ्रेंड ने उसका मैसेज नहीं देखा तो उसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है? एनीबॉडी? आप में से किसी के साथ ऐसा होता है? क्या सोचते हो फिर? उसको मेरी परवाह ही नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट मी, राइट? ऐसी चीजें आती है दिमाग में, बट इसका कोई लेना देना है? उसने अभी तक मैसेज नहीं देखा, हो सकता है वो खाना खा रहा हो सकता है शॉपिंग पे गया हो, फोन ही चार्ज ना हो, नहीं, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थोड़ी ना आएगा हमारे दिमाग में। हमारी स्टोरी क्या आती है? जो सबसे नेगेटिव पॉसिबल हो सकता है कि इसको तो मेरे ये तो मैं तो इसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे मेरा मेरा रिप्लाई अभी तक नहीं दे रहा है। एंड देन व्हाट डज दिस रिवील अबाउट माई डीपर नीड? इसको बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे पेशेंट्स हैं वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे बहुत जल्दी कि उनकी नीड क्या है, क्योंकि अगर उनको उनकी नीड ही समझ आ गई तो देन तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपका काम यही है कि आप ये चीज़ पता लगाओ और जो भी रेमेडी उससे मतलब सबसे बेस्ट मैच रेमेडी जो आप दे सकते हो वो दो, ठीक है? तो दिस इज योर टारगेट क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि what is the need, that unmet need behind everything? It may be the need for safety, it may be the need for recognition. तो जैसे हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे उसमें यही था कि उसको ये सेफ, उसको ये एश्योरेंस फील करना था कि मैं तेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ, ठीक है? या वो बिलोंगिंगनेस चाहिए, तो दिस इज द नीड। और वो हो सकता है वो नीड क्यों आई है, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसको वो नीड नहीं मिली। तो देन पूरी स्टोरी कहाँ चली गई? बैक में। तो जो हमने 4 क्वेश्चंस किए, इससे एक होम्योपैथ को क्या क्या हेल्प हो सकती है? उसको सेंसिटिविटी पता चलेगी चीज़ों के बारे में, उनका रिएक्शन पैटर्न पता चलेगा, इमोशनल मोडालिटीज पता चल सकती है, किस चीज़ से इमोशन बढ़ रहा है, किस चीज़ से कम हो रहा है, ठीक है? कोपिंग मैकेनिज्म पता चल सकता है कि पेशेंट अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, या आप उनको मैनेज करने के कुछ आइडियाज दे सकते हो कि जब आपको ऐसा हो तो आप ये कर सकते हो, राइट? अगर हम फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए मैनेजमेंट देते हैं तो हम मेंटल कंप्लेंट्स के लिए भी मैनेजमेंट दे सकते हैं, ठीक है? एंड देन द इनर कन्फ्लिक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें कन्फ्लिक्ट पता चल गया तो पूरी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है। वी गॉट द आंसर्स, इट्स द क्लाइमेक्स। नाउ दिस इज द एक्टिविटी 2, ठीक है? इमोशनल ट्रांसलेशन। माई पार्टनर डज नॉट गिव मी इनफ टाइम। अब इसमें क्या क्या लेयर्स, अब हमने जब पहली बार किया था तो आपको बहुत चीज़ें नहीं मालूम थी, अब आपको बहुत चीज़ें पता है ऑलरेडी। तो अगर ये सिचुएशन है या पेशेंट आ रहा है इस कंप्लेन के साथ कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझे इनफ टाइम नहीं देता है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या लेयर्स हो सकती है? सरफेस इमोशन क्या होगा, डीपर इमोशन क्या होगा, एंड उसका कोर फियर या बिलीफ क्या हो सकता है? लिखो, मेक द चार्ट। आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब अगर हमें कम्युनिकेशन करना है अबाउट कि ये पेशेंट आगे क्या बोलेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ तो आप पूछ सकते हो।
सो हु वांट टू ट्राई दिस? क्या लेयर्स हो सकती है? एनीबॉडी? सरफेस इमोशन क्या लगता है क्या होगा? ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, डिसअपॉइंटेड फील करेगी, और ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डीपर इमोशन क्या लगता है आपको? ट्रू, ठीक है, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली यही लिखा है स्क्रीन पे भी, दैट आई फील अनइम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट लेयर, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। एंड लास्ट जो मेन आपको लगता है कि कोर थीम क्या होगी? वन वर्ड में कोई आंसर? अकेलापन, ठीक है, और सेल्फ डाउट और सेपरेशन, थोड़ा क्लोज है बट दैट वन वर्ड, और वो तो उसके सिम्टम्स हो गए कि इस चीज की वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है। अबंडनमेंट, फियर ऑफ अबंडनमेंट, इट्स वेरी क्लोज टू अकेला रह जाना, राइट? बट हाँ, मतलब टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। सो यू आर गेटिंग इट कि हम एक मेन थीम पे पहुंचे। ठीक है, अब केस की बात करते हैं। सो आई हैव दिस one patient who came to me for a very weird complaint. He said कि मुझे प्रॉब्लम होती है, सामने वाले मेरी फैमिली जो है वो दूसरे लोगों को जज करती है। उसने आके बस मुझे ये बोला, और वो बहुत रेस्टलेस था, ठीक है। तो उसकी कंप्लेन बस बहुत सिंपल सी थी कि मेरे को जजमेंट फील होता है। तो मैंने उससे पूछा कि किसी और को जज कर रहा है, इससे आपको क्या दिक्कत है ना? यही हमारा क्वेश्चन होगा अगला। तो देन ही सेड, so these are the sheets I used with him. So I have this, so let me read you guys. तो मैं उसका कंप्लेन क्या था, उसका इवेंट क्या था, दैट पेरेंट्स आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट अदर पीपल, जिसकी वजह से उसको रेस्टलेस फील हो रहा था, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि पेरेंट्स आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट अदर पीपल, क्या इस पे कोई मेडिसिन या कुछ हो सकती है जो उसको परेशान कर रहा हो, या इसके पीछे का कोर इमोशन क्या हो सकता है? इसके पीछे उसकी थॉट ये थी, जब हमने उससे और चीज़ें पूछी या उससे लिखवाया चीज़ों को, तो ही सेड कि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि व्हेन आई एम नॉट देयर दे माइट बी टॉकिंग नेगेटिव अबाउट मी। अब क्या फील हो रहा है, अब क्या इमोशन आ रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्या? सॉरी, डिल्यूजन नहीं, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। जजमेंट, राइट। तो स्टार्टिंग केस की कहाँ से होती है कि ही हैज अ फियर ऑफ जजमेंट, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसका ऊपर का हमें समझ में आ गया कि इसको जजमेंट का था। अब हमने जजमेंट पे काम किया। जजमेंट में मैंने उसको बोला कि तुम्हें इमोशंस क्या फील होते हैं, यू हैव टू राइट एटलीस्ट कोई 3 इमोशंस। ही रोट इनसिक्योरिटी, एंगर एंड एंशियसनेस। तो जब उससे आगे इस चीज़ के बारे में बात करी कि जो तुम्हें इनसिक्योरिटी या एंगर या एंशियसनेस जो फील हो रही है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका आंसर था कि एवरीवन कुड सी दैट आई वाजंट गुड इनफ, दे वर ऑल जजिंग मी, आई डोंट बिलोंग बिटवीन देम। उसकी स्टोरी ये थी, बैकग्राउंड स्टोरी, कि उसको कभी बचपन से ही उसके पेरेंट्स से वो सेफ फील नहीं हुआ, मतलब कि वो उन पर रिलाई कर सकता है, ठीक है। तो उसको हमेशा ये लगता था कि मुझे हमेशा हर जगह पर जज किया जाएगा, मैं किसी पर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे हर चीज़ को खुद से मैनेज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे फियर्स डेवलप हो गए। तो जब हमने उसके जजमेंट पे काम किया तो हमें आगे क्या मिला उसमें, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फियर अबाउट सेल्फ, लाइक सेल्फ डाउट था उसके अंदर बहुत बड़ा, ठीक है। और उस सेल्फ डाउट से जो 3 मेजर फियर हमें मिले, दैट इज फियर ऑफ चेंज,
fear of being responsible for yourself and fear of abandonment. So he wanted कि मैं ना किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, बट वो छोड़ भी नहीं सकता, वो कंट्रोल ही नहीं छोड़ सकता. आई आस्क्ड हिम कि क्या तुम अपनी आंखें मतलब क्लोज कर सकते हो? ही सेड नो, आई कैन नॉट इवन लूज द कंट्रोल कि आप मुझे देखो कि मेरी आंखें बंद है और तब मुझे समझ में ना आए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. डजंट मेक सेंस. बट उसका फियर इतना ज़्यादा था जजमेंट को लेकर कि वो अपनी आंखें भी क्लोज नहीं कर पा रहा था. उसके बाद 4 सेशंस हुए, वी टॉक्ड अबाउट इट, जर्नल किया. खुद भी इस चीज़ के मतलब इस चीज़ को लेके बहुत सेल्फ अवेयर है. तो उसने जब चीज़ें लिखी, आज वो मुझे बोलता है कि मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, मैं चीज़ों पे कंट्रोल छोड़ पा रहा हूँ. इससे आपको रेमेडी क्या समझ में आती है कि क्या 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 दे सकते हैं? आर्सेनिक और स्ट्रोमोनियम, राइट. तो ऐसे ऐसे जब हम उनकी लेयर्स में और डीप जाएंगे तो हम लोग और रेमेडीज को फाइंड कर पाएंगे, ना कि जस्ट जो हमारी सबसे मतलब वो अर्ली स्टेजेस की मेडिसिन है उनको नहीं, कुछ और डीपर लेवल पे जाके और डीप रूब्रिक्स को एक्सप्लोर करके जो आप मेडिसिन निकाल सकते हो. सो दीज आर द रूब्रिक्स आफ्टर मतलब पूरा जब मैंने उनका दो बार उनसे मिली, सब कुछ लिखा मैंने, तो देन आई फाइंड उनकी जर्नल में जो उनका पैटर्न था, दैट इज फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. ही हैज दिस एंटिसिपेटरी एंजाइटी, दैट पैनिक बिफोर एवरी मीटिंग, चाहे उसका काम था. ही इज अ वेरी स्टेबल पर्सन. वैसे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके पास नहीं है, बट स्टिल बस ये जजमेंट जो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कंट्रोल ना छोड़ पाना इज जस्ट द मेन प्रॉब्लम. ठीक है, तो वहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एलिमेंट फ्रॉम क्रिटिसिज्म और डिजायर टू बी अलोन, ये पैटर्न निकल के आए. जो कोई भी सिचुएशन जो भी मुझे उन्होंने बताई, चाहे उनकी फैमिली को लेके, उनके रिलेशनशिप पैटर्न्स को लेके, उनके ऑफिस के काम को लेके, सब में जो एंड रिजल्ट था वो यही फीलिंग्स थी. ठीक है, तो इससे ये रूब्रिक्स आते हैं. एंड देन लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट केस. उससे पहले यस, आई वांट टू से दैट एंजाइटी वाज नॉट द डिजीज, बट एंजाइटी वाज द लैंग्वेज कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से और दिस इज वेयर आई वांट टू हर्ट, जो पेशेंट बोलना चाहता है. तो कभी एंजाइटी को ट्रीट करने की कोशिश मत करो, उसके पीछे के अंडरलाइंग रीजंस को ट्रीट करने की कोशिश करो. तो नेक्स्ट जो पेशेंट था, दैट इज गर्ल जिसकी रिलेशनशिप इश्यूज थे बहुत ज़्यादा. सो उसको ऐसा नॉट जस्ट द रोमांटिक रिलेशनशिप, बट चाहे वो उसके पेरेंट्स के साथ थे, चाहे वो उसके फ्रेंड्स थे, तो उसको ये लगता था कि उसको हर कोई छोड़ के चला जाता है. ठीक है, तो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड. शी केम दैट आई हैव दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप. मेरे को बार बार पता नहीं क्यों ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनके साथ मैं थोड़े दिन रहती हूँ एंड देन दे डिच मी या देन दे लीव मी. तो शी हैज़ अ हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग. तो हमें अब एग्जैक्टली कहाँ काम करना था? पीपल प्लीजिंग पे. दैट इज द डीपर इमोशन. ठीक है, तो हमने जब उसकी सारी रिलेशनशिप्स को मतलब जब समझा, सारी चीज़ों को हमने ब्रेक डाउन किया, तो वी केम आउट की जैसे फियर ऑफ अबंडनमेंट, देन लॉस ऑफ सेल्फ इन रिलेशनशिप, पैटर्न जो पार्टनर का विड्रॉल था. तो आई डोंट नो इफ यू गाइज नो अबाउट द रिलेशनशिप पर्सनैलिटीज. तो कुछ रिलेशनशिप पर्सनैलिटीज होती है. देर आर 4 मेजर पर्सनैलिटीज: एंशियस, अवॉइडेंट एंड सिक्योर. ठीक है, ये 4 पर्सनैलिटीज बनती हैं जो भी हमारे बचपन से हमारे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग. नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड. ऐसा नहीं है कि एंशियस सुनने में लग रहा है तो इट्स नॉट द एंजाइटी वाला एंशियस, इट्स जस्ट द पर्सनैलिटी नेम. ठीक है, तो यूजुअली हमारे इंडिया में जो कपल्स मेजरली पाए जाते हैं, दैट इज फीमेल इज द एंशियस वन एंड मेल इज द अवॉइडेंट वन, क्योंकि मेल्स एक्सप्रेस कम कर पाते हैं, है ना. तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं कि अ वाइफ ऑलवेज वांट कि यार मुझे बता दो तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ पे हो, एक फ़ोन कर दो, क्या हो जाएगा इसमें. एंड मेल इज़ लाइक यार हर चीज़ थोड़ी ना बताता रहूँगा, क्यों जानना है, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे दो. वो लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते. तो व्हेन दिस गर्ल केम टू मी, शी इज़ ऑल्सो लाइक कि मेरा पार्टनर मुझे समझाता रहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा स्पेस दे दो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ उसको. ठीक है, तो उसके जो जितने भी पास्ट रिलेशनशिप्स भी रहे वो सब भी इन्हीं चीज़ों के वजह से टूटे थे. सो शी डजंट वांट कि ये वाला रिलेशनशिप भी टूटे. सो शी
साइंड अप फॉर द हेल्प कि ठीक है अब मुझे इस पे काम करना है. सो आई एक्सप्लेन्ड इट टू हर एंड उसको उसके पैटर्न समझ में आए. देन शी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ शी इज ऑलवेज लाइक कहाँ हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो. उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा. जब उसने जर्नल किया, जब उसने अपने बारे में जाना, जब वो सेल्फ अवेयरनेस आई, तो उसको खुद ही समझ में आ गया कि मुझे कहाँ पे स्टॉप होना है. राइट पहले वो अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रही थी, बट नाउ शी हैज़ अ लिटिल होल्ड ऑफ इट कि ठीक है मे बी वो भी सही हो सकता है ना. तो यहाँ पे जो हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनसे हमें जो रूब्रिक्स मिलते हैं, दैट इज फियर ऑफ बीइंग अलोन जो उसको था, लॉस ऑफ सेल्फ इन लव, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद से ही लव नहीं था, तो सामने वाले पे कैसे होगा, एंजाइटी ऑन सेपरेशन, नीड फॉर अप्रूवल एंड सेंस ऑफ अनलवेबिलिटी. इनसे हमारे रूब्रिक्स निकल के आ गए. ठीक है. एंड द लास्ट केस इज दिस इज अबाउट अ पर्सन जो बहुत अच्छा है अपने काम में बट उसको कॉन्फिडेंस नहीं है. ये तो बहुत क्लासिकल रेमेडी का केस आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि वो इज़ वेरी गुड इन हिज वर्क बट ही डोंट हैव द कॉन्फिडेंस. तो उसका यही था कि मुझे बहुत सेल्फ डाउट है अपने आप को लेकर कि आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई फ्यूचर, आई डोंट नो वट आई हैव टू डू विद माई लाइफ. उसका मेजर कंसर्न था कंपैरिजन. ठीक है. किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल देख ली अपने क्लासमेट की, अरे ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा. उसने एक टाइमलाइन बनाई थी अपनी 2024 से लेके 2026 में मैं ये अचीव कर लूँगा, नहीं कर पाया. तो अब कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है वो ये सोचने में कि 2026 में मैं ये सब नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं कर पाऊँगा. तो क्या मेन थीम क्या आती है? सेल्फ डाउट. ठीक है. तो हम जब सेल्फ डाउट के ऊपर काम करते हैं और हमने उसके और इमोशंस को निकाला, तो इट्स लाइक गिल्टी फीलिंग, समथिंग इज प्रेसिंग इन माई चेस्ट. उसने ऐसा बोला. जब हमने उसकी स्टोरी समझी तो वो यही थी कि अभी तक मैं जो अचीव करना चाहता था वो नहीं कर पाया, बाकी लोग कर चुके हैं. ठीक है. एंड अभी इससे जो हमें लर्निंग मिली, मतलब जब मैंने उससे ये लिखवाया और उसको खुद ही इंसाइट आया, मतलब दिस वाज अ पेशेंट हु टोल्ड मी कि व्हेन यू आस्क द राइट क्वेश्चन आई कैन एबल टू आंसर माय फीलिंग्स. सो इट्स रियली हेल्पफुल टू मी. ठीक है. इन्होंने मुझे ऐसा बोला था. And what he found about himself is कि he said I have tied my entire world to the achievements. So अगर मैं अचीव नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उनको लगता था. बल्कि ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल एविडेंसेस नहीं है ऐसे. he is doing good, he has a good business, he is working hard in it, सब कुछ बढ़िया है. बस ये मेंटली आपके दिमाग में बस ये चलता रहता है कि अरे उसने सोशल मीडिया पे देखा वो ये कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, तो मेरी तो लाइफ खराब है. तो यहाँ पे आपको क्या रेमेडी समझ में आती है? एनीबडी? साइलिशा, लाइकोपोडियम के अराउंड काम कर सकते हैं. दीज आर द मेजर रेमेडीज फॉर द परफॉर्मेंस जिनको कॉन्फिडेंस का इशू रहता है. ठीक है. यहाँ पे बस कॉन्फिडेंस ही मेन प्रॉब्लम थी, वो वही था. हाँ जी. मैम आपने बताया कि सेल्फ डाउट है, उससे गिल्टी फीलिंग है, पर इसमें मेरे को एक क्लैरिटी चाहिए कि होम्योपैथिक में काफ़ी हम लेते हैं डिल्यूजन्स ऑफ गिल्ट, वो तो ठीक है, पर जिसको कहते हैं कि फीलिंग ऑफ बीइंग गिल्टी अनरीजनेबल और अनसब्सटेंटेटिव, और लेकिन वैसे इंग्लिश में हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई गिल्ट फील कर रहा है तो डेट मीन्स ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. हाँ ट्रू. तो इसलिए फिर मुझे उसके मीनिंग में थोड़ा सा डाउट है. रूब्रिक के मीनिंग में? हाँ. तो क्या कि डिल्यूजन को छोड़ के अगर कोई हम गिल्ट का रूब्रिक ले रहे हैं तो वो उसमें कोई रॉन्ग डूइंग होनी चाहिए या नहीं? ज़रूरी नहीं है गिल्ट के पीछे रॉन्ग डूइंग हो. वो कई बार सिर्फ हमारे मेंटल ऐसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे को आज कोई होमवर्क करना था या कोई काम करना था, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरा अभी मन नहीं कर रहा है, वांट टू रेस्ट,
तो मेरे को गिल्टी फीलिंग आने लगेगी कि आई एम नॉट डूइंग द वर्क दैट आई वाज सपोज टू डू, राइट। लेकिन इसके पीछे आप रूब्रिक गिल्टी नहीं लोगे, इसके पीछे आप रूब्रिक लोगे कि उसके अब आपको इसी को ब्रेक डाउन करना है। दैट आई एम फीलिंग गिल्टी, ये तो मैंने बोल दिया कि क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है मुझे काम करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे और बिहाइंड फीलिंग क्या है? मे बी परफेक्शनिज्म, कि मुझे पूरा टाइम काम ही करते रहना चाहिए तभी मैं वो चीज़ में परफेक्ट हो पाऊंगा, इसीलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं वो नहीं कर पा रहा जो मुझे अचीव करना है। या ये भी कर सकते हो, अचीव करने के पीछे कोई रूल। नीड फॉर अचीवमेंट। अच्छा, ओके, हाँ जी। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैं देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो उस समय का डिल्यूजन था जब डॉक्टर हैनीमैन सर काम कर रहे थे या जब मैट्रिमेडिका को प्लान किया जा रहा था, वो आज का सिम्टम है। क्यों है कोई बताएगा? क्योंकि मैट्रिमेडिका क्या है? कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। उस समय क्या आ रहे थे? सिम्टम्स आ रहे थे। और सिम्टम कहाँ से आ रहे थे? प्रूविंग से आ रहे थे, एक्चुअल सिम्टम नहीं थे। वो तो दवाई दी गई तब वो जा करके उसको डिल्यूजन आया, वो डिल्यूजन नोट डाउन हुआ, तो आज का क्या हुआ? सिम्टम। तो अगर आपको जो अभी डॉक्टर नेहा समझाना चाह रही हैं, अगर आपको उस डेप्थ में जाना है तो आपको डिल्यूजन में जाना है। तो वो सारे सिम्टम जो आज हैं पॉजिटिव, वो उस समय के डिल्यूजन में हैं। तो इसलिए अगर आपको काम करना है तो डिपोर्टी के डिल्यूजन सेक्शन पर बहुत बढ़िया से काम करो। थैंक यू सर। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। ओके, सो अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि 3 पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिपीटिशन, जो पेशेंट बार बार बोल रहा है उनको मार्क करो या अपने पास लिखो। सेकंड, क्या चीज़ें वो अवॉइड कर रहा है। सपोज आपने उनके पेरेंट्स की बात करी एंड ही इज अवॉइडिंग इट और ही मूव टू द अदर टॉपिक। हो सकता है एक बार कोइंसिडेंस हो, 2 बार कोइंसिडेंस हो, किसी तरह से उसको दोबारा लाने की कोशिश करो एंड देन यू कैन कंफर्म कि ही इज अवॉइडिंग इट। तो ऐसा कोई सिम्टम जो वो बार बार अवॉइड कर रहा है, मार्क इट एंड उस पर बाद में काम करो। या उनको होमवर्क दो कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, जस्ट राइट अबाउट इट एंड जस्ट सेंड टू मी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आंसर्स वहीं छुपे हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्शन। कोई ऐसी चीज़ जिसको वो बार बार डिफेंड कर रहा है, आपने उससे कुछ क्वेश्चन किया है, आपने उससे कुछ पूछा, लेकिन वो डिफेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो ठीक है। हाँ, तो जैसे अगर आपको आप उससे पूछ रहे हो कि आप एक ही चीज़ को बार बार क्यों देखते रहते हो या एक ही चीज़ को बार बार क्यों चेक कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि मतलब व्हाट यू विल आस्क व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रिवेंट। तो ही और शी विल से कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई, अगर जैसे गेट को ले लो, इफ इसे कि मेरे को बार बार लॉक चेक करना पड़ता है, यू विल आस्क क्यों। तो क्या बोलेगा वो कि अगर खुला रह गया तो क्या इसका कोई एविडेंस है कि वो कभी खुला रहा हो? नहीं, कोई एविडेंस नहीं होता। जब पेशेंट आगे ये चीज़ें बोलता है उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता। बहुत रेयर है कि एक्चुअली में कभी कुछ हुआ हो, ठीक है। वो जस्ट उसके दिमाग में एक थॉट होती है। मतलब दिस अगर हम इसको एज अ डिजीज़ का नाम दें तो इट कम्स अंडर OCD, राइट। लेकिन माइल्ड फॉर्म में भी हो सकती है जो OCD के अंदर नहीं आएगी। तो जस्ट अ माइल्ड सिम्टम कि ऐसा कुछ बार बार जो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डिफेंड कर रहा है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, तो डू मार्क इट। तो ये 3 चीज़ें अगर आप मार्क कर लोगे तो आप उसकी पैटर्न, इमोशनल पैटर्न को बहुत मतलब ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते हो। एंड नाउ द फाइनल एक्टिविटी फॉर द डे। सपोज यू आर द पेशेंट, ठीक है, एंड अभी आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। बाकी लोगों को आप बाद में ऑब्जर्व करोगे, पहले जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप दूसरों को भी नहीं जान सकते हो। आपको अपने इमोशंस के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली देन यू कैन नो कि सामने, आपने सुना होगा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि नोइंग द नॉर्मल क्या है, पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अब नॉर्मल क्या है। सबसे ज़्यादा दीपक सर ही ये बोलते हैं हमें बोलते थे कि पहले ये जानो कि नॉर्मल क्या है, ओनली देन you can break the abnormal. So now I have these questions for you. So silently just write about it. किसी को
दिखाना नहीं है, किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट बी ऑनेस्ट, दो थॉट्स नहीं लेने हैं, जो पहले दिमाग में आ रहा है जस्ट राइट अबाउट इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज माई रिपीटेड इमोशन दीज डेज आर या इज. आप एक वीक का ऐसा टाइम स्पैन सोच सकते हो, मतलब बहुत वीक जाने की ज़रूरत नहीं है. एक वीक में आपने कौन कौन से मेजर इमोशंस फील किए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन दैट ऑफन ट्रिगर्स मी. यही जो मेन इमोशंस आपको फील हुए, ये कब कब मतलब ट्रिगर हुए इस एक वीक के अंदर. आपको परफॉर्म नहीं करना है, सो बी वेरी जेन्युइन अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, हाउएवर यू आर फीलिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी सिचुएशन आपने लिखी है, उन सब सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन को पिक करो एंड देन व्हाट स्टोरी यू से टू योरसेल्फ उस ट्रिगर को लेके. क्या पीछे दिमाग में क्या चलता रहता है उस टाइम पे. इलॉजिकल आंसर्स देता है दिमाग, यस. क्या आंसर्स देता है वो. नाउ गो बैक इन टाइम कि ये ट्रिगर शुरू कहाँ से हुआ था. लाइक व्हेन यू आर यंग, तो आपने ये कहाँ से सीखा. अपने आप को सिचुएशन से सीखा कि पेरेंट्स से बोरो किया, इधर उधर और किसी इंसान ने आपको सिखाया. क्या एग्जैक्टली कैसे शुरू हुआ था. तो हाउ योर यंगर सेल्फ रिमेंबर इट. एंड नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, द नीड, द अनमेट नीड. ये ट्रिगर या ये इमोशन आपको बार बार क्यों फील होता है, ऐसी क्या नीड है जो पूरी नहीं हो पाई. इफ यू कैन फाइंड द नीड एंड इफ यू कैन एक्सेप्ट द नीड, तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म. बट कोई बात नहीं, पहले जस्ट फिगर आउट कि नीड है क्या. तो कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा. इफ एनीबडी इज कंफर्टेबल, नो फोर्स. एनीवन. चलो कोई बात नहीं, let's move. So what you have just experienced is what your patient experience when they journal. ठीक है. अभी आपने जो भी चीज़ें अपने बारे में जानी, एक मतलब ये तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी थी, बहुत डीपर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो. इफ यू गेट इनटू द जर्नलिंग, तो देन यू कैन एबल टू लर्न अबाउट दोज एक्टिविटीज. दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग.
सो अगर आपने जैसे ये एक्टिविटी करी तो आपने शायद खुद के बारे में कुछ 1% सेल्फ अवेयरनेस आई होगी. इज इट? किस किस को आई, ऐसा हैंड रेज कर सकते हो? ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला. जिनको नहीं मिला इट्स ओके, यू कैन मतलब और प्रॉम्प्ट्स या और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो शायद आपको हेल्प करे. ठीक है, तो आपको जो अभी एक अपने बारे में पता चला, सो दिस इज हाउ योर पेशेंट विल ऑल्सो नो अबाउट देम, एंड व्हेन दे नो अबाउट देम इट विल हेल्प यू. सो यू विल लिसन डिफरेंटली, यू कैन आस्क डीपर क्वेश्चन. जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में और डीपर क्वेश्चन आते रहेंगे. ऐसे डीपर थीम्स, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी आपके पास. ठीक है, यू कैन एबल टू सी बीनीथ द सिम्टम्स एंड यू कैन बिकम एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. तो आज का जो हमारा मेजर फ्लो था वो यही था कि हमने हैनमन सर की विजन देखी, देन इंडिविजुअलाइजेशन पे काम किया, आइसबर्ग मॉडल को समझा, टेल फ्रेमवर्क को समझा, देन केस एप्लीकेशंस देखी, एंड देन सेल्फ रिफ्लेक्शन किया. So with this, I want to end that the Hahnemann sir gave us the philosophy of individualization. But journaling gives the patient a language to reveal what need to be individualized. ठीक है, and here we end the session. I want to add कि जैसे आप लोग अभी very new to journaling. ठीक है, तो you can even explore more content online. You can even go to my website Solvasa. उस पर जाके आपको जर्नलिंग के बारे में बहुत चीज़ें पता चलेंगी. आई क्रिएट गाइडेड जर्नल्स एज वेल, जिसमें ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चंस या सारे प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए मिलेंगे दैट यू कैन आस्क द पेशेंट एंड इवन यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ. ठीक है, सो दिस इज हाउ जर्नलिंग कैन हेल्प यू इन योर एवरीडे केस टेकिंग और इन योर एवरीडे लाइफ एज वेल. तो आप इसको खुद पे भी अप्लाई करके देख सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन. मैं हमारे डिग्निटरीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दें. आज के इस मीटिंग में आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है. डॉक्टर नेहा का जो आज का लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में मैं चाहूँगा जरा हाथ उठा के बताएं. कहीं कोई कमी हो तो बताएं, सुधारी जाएगी. तो हाथ तो उठाइए ना. अच्छा लगा? चलिए, थैंक्स फॉर डॉक्टर नेहा. दूसरी बात ये है कि एक्चुअली एक केस है और मैं डॉक्टर नेहा के लिए बोलना चाहूँगा. उसमें एक पेशेंट मेरे पास आया, चल रहा काफ़ी दिन से. वो 19 साल की उम्र में अपने मामा के साथ में कनाडा गया. ले तो गए बड़े प्यार से उसको, लेकिन वहाँ किस वजह से वो तो फैमिलियर बात रही, लेकिन उस बच्चे को कुछ ऐसा हर्ट हुआ कि वो आया, वापस आ गया, अपनी पढ़ाई लिखाई सब बीच में छोड़ छाड़ करके ही. उसके बाद में वो अभी डॉक्टर नेहा ने 2 शब्द कहे थे, डिप्रेशन एंड एंजाइटी. तो इनमें बहुत ही सटीक अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है. उसको हम भी नहीं कर पाते हैं. और डॉक्टर साहब ने कई बार कहा है कि पेशेंट कहता है कि मुझे एंजाइटी है. वो तो हम देखेंगे ना, वो तो अपनी तरफ से खुद कह ही रहा है, अपने सिम्टम शो कर रहा है. उसके बाद में उसको समझाया, मारपीट, बड़ा एग्रेसिव हो जाता है. वो बड़ी दिक्कत उसने क्रिएट कर दी. उसके पेरेंट्स उसको मेरे पास लेकर के आए, समझाए, समझ में ना आए उसकी. उसके बाद जो है केस चलता रहा, उसका चलता रहा. बाद में वो सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता रहा. लेकिन अब उसको एक रट लग गई है कि मेरी कोई सुनता नहीं है. मुझे ना उसने पता नहीं कौन से बाइक का नाम बताया कि ये मुझे दिलवा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा. अब वो कई लाख रुपए की बाइक है. अब वो उसके फादर कहने लगे डॉक्टर साहब दिलवा तो हम देंगे, लेकिन क्या है ना कि आजकल बाइक का जो पिकअप है वो बहुत तेज़ है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे. तो इस रिगार्ड में डॉक्टर नेहा से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट या सीनियर्स जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं न्यू जनरेशन को कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन उसके मन में ठानी हुई है कि मेरी बात मानी नहीं गई,
तो क्या उसकी बात मानी जाए या अपना जो हम कह रहे हैं वो थोपा जाए, उसको थोपना कहेंगे या उसको सजेशन कहेंगे? वन मोर क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, मैंने उसको समझाया, मेडिसिन मैंने उसको सिर्फ नक्श भूमिका दिया हुआ है और उसकी समझ में यहाँ तो आया है कि डॉक्टर साहब अब यहाँ ना वो बच्चा वो करता है ऑप्थेल्मोलॉजी में एक है कोई है उनका, उसको कर रहा है, तो क्या लगा कि आप कहते हैं तो मैं पढ़ लूँगा, मैं जिद भी छोड़ दूँगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मदर भी है, फादर भी है, बड़ा भाई भी है और ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं उसके, लेकिन वो कह रहा है डॉक्टर साहब आप कहते तो मैं जिद छोड़ दूँगा। तो उसने इस सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाया है। अब मैं लग रहा हूँ कि उसको जो है वो जो उसकी सोच है बाइक वाली वो छूट गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो शायद ये भी हो सकता है कि भाई के बीइंग ए सीनियर हमने कहा कि बेटा ये बाइक अच्छी नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये कहाँ कहेंगे कि हमको को समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए या उनकी बात को मान लेना चाहिए? वो तो तभी खुश होंगे तब उनकी बात को मान लिया जाएगा। लेकिन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट जो डायरी करना डॉक्टर ने बताया है वो बहुत ही अच्छा एक अलग ही टॉपिक रहा है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशल जो न्यू कमर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसको चलाएं, एक हर चीज़ को मेंटेन करें और ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ होगी उसका हम कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब तो खैर ऑन पेपर हम तो बिना लिखे तो हमसे बात ही नहीं बनती, हमसे कंप्यूटर इस पर लिखना ही नहीं आता, तो इसलिए आप तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पेपर पे होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा, बड़ा अच्छा कहा आपने, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर नेहा। तो आज के दिन की सबसे खास बात जो है वो ये है कि हमारे साथ बेबी बूमर्स भी बैठे हैं, जनरेशन एक्स भी है, मिलीनियर्स भी है, जेन जीज भी हैं और एक अल्फा भी है। तो इस अल्फा के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी, है ना? तो इतनी सारी जनरेशन जब एक साथ बैठती हैं तो बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, जहाँ तक जर्नलिंग की बात है तो जर्नलिंग को हिंदी भाषा में डायरी लिखना बोला जाता है। सब लोग लिखते थे पहले, जिसके पास मोबाइल नहीं थे सब लोग लिखते हैं। इनमें से जितने भी सीनियर हैं सब ने अपनी डायरी लिखी है। अगर केस टेकिंग की बात करें तो जब मैं सेकंड प्रॉफ में आने वाला था तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि अब सेकंड प्रॉफ में आते ही तुम्हारी ओपीडी शुरू हो जाएंगी और तुम जब पेशेंट को देखोगे तो तुम्हारे पास पहले से ऐसी एक तैयारी होनी चाहिए कि तुम पेशेंट से क्या पूछोगे। तो हमने कहा ठीक है सर, हम लिखते हैं। तो मैंने वो केस टेकिंग का एक परफॉर्मा बनाया और वो जो केस टेकिंग का उस समय का मेरा पहला परफॉर्मा था वो 19 पेज का था। मैंने इतने क्वेश्चंस लिख दिए थे, मैंने कहा ये तो मुझे पूछना ही है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पास पहला पेशेंट आया, सेकेंड ईयर की ओपीडी शुरू हुई, तो मैंने एक पेशेंट लिया अपने बॉस से और उस पेशेंट से पूछना शुरू करा। 2.5 घंटे लगाए, 19 पेज तो छोड़ो, उसके अलावा भी कई सारे पेज भर गए। तो उसके बाद मेरे उस पेशेंट ने सिर्फ मुझसे एक ही रिक्वेस्ट करी, सर मुझे बस ये बता दो मुझे क्या हो गया। वो दिन था और आज का दिन है। मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड, वो 19 पेज का रिकॉर्ड भी आज तक मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको लिख लिया था। आज जो डॉक्टर नेहा ने आपको बताया ना कि क्वेश्चंस लिखने, तो आप चाहे मोबाइल में लिखो, आप चाहे टैब पे लिखो, आप चाहे जिस पे लिखो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। राइटिंग एक सबसे बेस्ट कला है और इसी के लिए तो एआई बना है। अगर आप चैट जीपीटी से कोई एक लाइन पूछते हो तो कितनी लाइन लिख के देता है आपको? 10-15। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि वो राइटिंग ज़्यादा कर रहा है और अच्छा कर रहा है। आप कह रहे हो कि स्टाइलिश फॉन्ट देने हैं तो फॉन्ट में लिखेगा, तो राइटिंग से ही तो सब लोग जीत रहे हैं ना। अभी थोड़े दिनों में होने वाला क्या है कि ये जो राइटिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं यही काम आएंगे। जो लिख के गए हैं डॉक्टर हैनिमैन, जो अपने पेज पे लिख के गए हैं, जो अपने कलम से लिख के गए हैं, बस वही काम आएंगे। क्योंकि अभी थोड़े दिनों में जो भी अभी एआई के मॉडल चल रहे हैं वो इस डाटा को इतना मैशअप कर देंगे कि समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तब से 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद सब लोग ये कंफ्यूज होंगे यार सत्य क्या था। तो सत्य कहाँ से मिलेगा? वो जो नोट था उस राइटिंग का, इस जर्नल का। और आप जितने भी बच्चे हैं, मतलब मैं खुद कहूँ तो मेरी भी अपनी एक डायरी है। मैंने भी अपनी एक डायरी निकाली हुई है। जब डॉक्टर ने मुझे ये सब सिखाती है तो मैं अपने पुराने ज़माने की डायरी, जब मैं कॉलेज में था तो मैं लिखता था आज क्या हुआ, किस बॉस ने मेरे को कितना मारा रैगिंग में, सब लिखा हुआ है। किसी ने मेरे को कितने समोसे खिलाए, कितना किसी ने प्यार दिया, तो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक टाइम के बाद ये आदत छूट जाती है।
और जिस दिन ये आदत छूटती है उसी दिन से हमारी अपनी एंजाइटी या अपनी जो टेंशन हैं वो शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग आज भी देखो, जितने भी जो लेखक हैं या जितने भी लोग कवि हैं वो बहुत जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं, या जितने भी म्यूजिशियंस हैं जो गाते हैं उनको आप कभी थायराइड नहीं देखोगे, बहुत ज़्यादा डायबिटीज नहीं देखोगे, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं निकाले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान क्यों कौन है? जो इस समय 2.5 घंटे तो ट्रैवल करके ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस में जा करके वहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसके बाद फिर 2.5 घंटा लगा करके फिर से घर आ रहा है, तो उसके पास लिखने का टाइम है ही नहीं। आप खुद ही सोचो कि अभी डॉक्टर नेहा ने आपसे 1 या 2 सवाल पूछे और ये कहा कि सिर्फ 5 कमेंट लिखा, और मैक्सिमम मुझे पता है कि 5 लिख नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो जो लोग अपने बारे में ही नहीं लिख पा रहे, जब हमें अपने बारे में नहीं पता तो हम पेशेंट को कैसे समझेंगे? तो पेशेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना है। अभी जैसे डॉक्टर साहब के साथ हुआ तो मतलब बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आते ही बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, सब लोगों को मालूम है। लेकिन गुस्सा किन लोगों को आता है, कोई बताओ? किन लोगों को गुस्सा आता है? पूरी साइंस पढ़ लो, कितनी भी साइंस, कितने भी लॉजिक्स लगा लो, गुस्सा सिर्फ 2 ही लोगों को आता है। सिर्फ 2 ही टाइप के लोग हैं, या तो फिजिकली वीक है। आप देखोगे जो पतले दुबले लोग होते हैं ना, जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। बीमारी में गुस्सा बढ़ जाता है लोगों का, जिसको कैंसर हो गया, जिसको बहुत लंबी बीमारी होगी, उनके गुस्से बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली वीक हो गए हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो मेंटली वीक है, जो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आगे का रिएक्शन कैसे देना है। मतलब कोई आया, उसने रिमोट दबाया और वो गुस्सा हो गए, तो रिमोट किसके हाथ में हुआ? किसी और के हाथ में ही ना। हमने किसी, जैसे अभी वो बात कर रहे थे कि मैसेज देखने वाली, कि भाई मैसेज नहीं देखा, तो इसका मतलब रिमोट किसी और के हाथ में ही है ना तुम्हारा। अगर तुम इतनी छोटी सी बात पे, क्योंकि मैंने तो वो पॉइंट लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझे समझ में आया कि मेरे पेशेंट क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं जवाब देता नहीं। अगर मैं देख भी लेता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो बैक हो जाता है और फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया मैसेज। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी परेशान हैं, या मैं जब भी कभी रिप्लाई करूँगा कि मतलब कोई उसने बात कही बहुत लंबी चौड़ी, मैंने कहा ओके, अब ओके पे अपना तो ओके हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला है वो रिएक्ट करता है। तो मुझे अभी वो बात याद आ रही थी जब ये बता रही थी। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी एंगर आएगा, जब भी कभी आपको गुस्सा आएगा, उसके पीछे की चाहे कोई भी थीम रही हो, सिर्फ 2 ही वजह हैं। या तो आप कहीं ना कहीं फिजिकल वीक हैं, या आप मेंटली वीक हैं। और मेंटली वीक होने की वजह से ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे जब पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई मेरी सुनता नहीं है, या मेरे हिसाब से काम नहीं होता। तो मैं कहता हूँ तुम प्रधानमंत्री हो, अभी तो प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से काम नहीं हो रहे, तो तुम्हारे कैसे होंगे, है ना। तो हमें सोचना चाहिए, हमें ये सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि ये काम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसको कर लो, और अगर नहीं होगा तो बस नहीं होगा, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। मान लो जैसे अभी एक एग्जाम्पल चल रहा था जो सर बता रहे थे बाइक वाला ही, तो बाइक वाले में हमने अपने बच्चों को, या हमें भी ये आदत सिखाई गई कि बेटा पास हो जाओ तो ये मिलेगा। ये तो कभी नहीं सिखाया कि बेटा पास होकर के अच्छा इंसान बनना है, या पास होकर के गालियाँ नहीं देनी है, तो बात बनती है ना। लेकिन सिर्फ हमें लालच दिया गया शुरू से। मुझे लगता है ये सिर्फ हमारी या 1-2 कंट्री में और है, इसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है। कहीं भी लालच नहीं दिया जाता कि तुम 10th पास कर लोगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी। जहाँ तक बाइक की बात आती है, तो बाइक में सबसे पहला रूल आना चाहिए लाइसेंसिंग का। उसका चाहे पिकअप तेज हो, चाहे वो कम हो, चाहे जैसा भी हो, यही समझाना है कि बस लाइसेंस बनवा लो, उसके बाद कितनी बड़ी बाइक ले, ये तो समझाना है ना। बिना लाइसेंस के अगर बाइक लें तो अभी हमारे पास हमारे स्टाफ को एक टक्कर मार गया एक बाइक वाला। वो बाइक वाला नाबालिग था, पता है नेगोशिएशन भी 5.5 लाख रुपए का हुआ है। 5.5 लाख रुपए उनको देने पड़े, क्योंकि वो बच्चा जो है बाइक चलाने वाला 17 साल की उम्र का था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो ये समझाना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है बाइक चलाने के लिए, पिकअप की ज़रूरत नहीं है। पिकअप तो अच्छे होंगे ही, हम लोग तो सब लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं ना। तो जब हम एडवांस होते चले रहे हैं तो बाइक के पिकअप एडवांस नहीं होंगे क्या? अब रोड भी तो अच्छी बन गई हैं। अब जब हम पहुंचना चाहें कि 120 किलोमीटर की स्पीड पर हम लोग एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं, तो हमारी गाड़ी भी तो उतनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैंडेटरी क्या है? वो है लाइसेंस। तो अगर लाइसेंस है तो खूब चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाई। लेकिन जो लालच है वो अलग वजह है। मैं और डॉक्टर नेहा हम लोग एक पॉडकास्ट भी करते हैं ऑर्बिट ऑफ हीलिंग के नाम से। वो इनके solvasa.com पे इनका जो चैनल है उस पर अवेलेबल है।
तो हम लोग अभी एक जेनजीज के ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर करना चाह रहे थे और हम उस पर लगे हुए हैं। उसको देखना, उसमें समझ में आएगा जो इस समय यहाँ पे जनरेशन्स बैठी है, जो जेनजीज है, ये सबसे बेस्ट जनरेशन है, सबसे बेस्ट जनरेशन, क्योंकि ये सब पुराने वालों को भी देख रही है, मॉडिफिकेशन भी देख रही है, और आगे आने वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा से देखेंगी। जो हमारी वाली जनरेशन है वो उससे भी सुप्रीम है, क्योंकि हमने बहुत गरीबी भी देखी है, हमने साइकिल पे भी चले हैं, हम लोगों ने यार दोस्तों से लड़ाई पिटाई भी करी है, हम लोगों ने कॉलेज में खूब बदतमीजी भी करी है, हमने स्टूल भी उठा करके फेंके हैं, और हमने बहुत सारी पढ़ाई भी करी है, और हमने बहुत सारी एक्टिविटी भी करी है। अगर आप देखो तो जो जनरेशन एक्स है आज पूरी दुनिया को चलाने वाले वही हैं। अगर जेनजीज को भी चला रहे हैं ना, तो सिर्फ वो जनरेशन एक्स, मतलब हम जैसे जवान लोग जो है ना वही चला रहे हैं। आप किसी को भी उठा के देखो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का फाउंडर हो, चाहे वो फेसबुक वाले हों, चाहे व्हाट्सएप वाले हों, आपको कंट्रोल किसने कर रखा है? आने वाले टाइम में अल्फा जनरेशन कंट्रोल करेगी सबको। तो सबसे ज़्यादा जो पिस रहे हैं वो सब जेनजीज हैं, और ये कहते हैं कि यार हम लोग ठीक हैं, लेकिन कंफ्यूज हो गए। और ये जो जेनजीज आए वो कहाँ से आए? सब हमारी तो देन है, जेनेटिक्स कहाँ की है? आपको ये गुस्सा दिलाया किसने? आपको ये बताया किसने कि हमें इतने एक्सट्रीम पे जाना है? ये हम ही लोगों ने तो बताया। अगर हम लोग नहीं होते तो फिर आप लोग कहाँ से होते? तो जेनजी जो भी आए वो जनरेशन एक्स से आए, ऐसे पहले भी रहा, लेकिन जनरेशन एक्स जो मैं अभी जेनजीज के बारे में बोल रहा था, वो एक ऐसी जनरेशन है जिसने और बहुत कुछ देख लिया है, और आज पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले सिर्फ यही है। आपके हाथ में बैठे बैठे मोबाइल के अंदर बम फट जाएगा तो भी ये जनरेशन एक्स का ही कमाल है, वरना अलग चीज़ है। इस बात को जो समझेंगे वो समझेंगे ये अल्फा जनरेशन। ये बताएंगे आप लोगों को कैसे मॉडिफाई करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम बंदर से इंसान बन गए, है ना, लेकिन कुछ बंदर तो आज भी हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के इंसानों में की एक वैरायटी बन जाएगी जो बिल्कुल अलग हो जाएगी एकदम, लेकिन हम जैसे इंसान फिर भी रह जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है ना आगे 50 साल बाद क्या होगा हमें नहीं पता है। तो जब 2003 में मैं सेकंड टॉप में था, तब मैं अपने बैच में ये कहा करता था कि हम लोग एक दिन ऐसा आएगा जब हम बैठे बैठे बात करेंगे वीडियो पर। तब मेरा कोई यकीन नहीं करता था, आज सब लोग करते हैं। अभी भी मैं बोलता हूँ सब लोगों को कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन करेगा मैं और डॉक्टर नेहा एक साथ कॉफ़ी पियेंगे और उस कॉफ़ी की स्मेल भी साथ में लेंगे। आने वाला टाइम 2026 के एंड में या 27 में आ जाएगा। तो हम लोग अगर ये चाहेंगे ना कि ये सीएमई बिल्कुल ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग टच करें, हम लोग फीलिंग लें कि इस शर्ट का कपड़ा कैसा होगा, ये भी हम फील करेंगे, चाहे ये बंदा अमेरिका में बैठा हो, करेंगे ज़रूर, वो ये देंगे। तो हम लोग जो जर्नलिंग आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो। ये थॉट आप किसी दोस्त से नहीं कर पाओगे, खासकर जो आपकी जनरेशन है। हमारे दोस्त तो बहुत बढ़िया हैं, हम तो अभी फ़ोन करें चलो, लेकिन जो ये जनरेशन है इसमें सब कुछ एक ही चीज़ पे आ गया, वो है पैसा, आपका स्टेटस, आपकी जॉब, आपका सिंबल, आपके पास फ़ोन कौन सा है, आपके पास मकान कैसा है, आपके पास इंटीरियर कैसा है, आपके पास बैठने के लिए सोफ़ा है या नहीं। जो जनरेशन एक्स वाली थी इसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, सेम एज इन अल्फा को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन कहाँ बैठा है। ये जनरेशन इसलिए सबसे मुसीबत में है। तो इसलिए आप लोगों बच्चों एक ही बात कहता हूँ कि जब भी कभी आप लोगों को टाइम मिल जाए तो आधे घंटे के लिए जर्नलिंग करो और आधे घंटे के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ, जहाँ पे डिजिटल चीज़ें ना हों। अपने मोबाइल को, अपने वाईफाई को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखो, क्योंकि अब हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आने लगे हैं जिनसे सिर्फ इतना कह दो कि आप अपने मोबाइल को रख करके 5 मिनट शांत बैठ जाओ। मैं ओपीडी में जब अपने रिसेप्शन में कैमरे में देखता हूँ तो बहुत सारे लोग मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते, और हम लोग देखते हैं डेली मेट्रो में चलते हैं या बसों में चलते हैं, कोई भी बिना मोबाइल के नहीं बैठा है। तो क्या हो रहा है कि हम लोग उसी के आदी होते जा रहे हैं। उस आदी को उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो जनरेशन एक्स, जो कभी मोबाइल यूज़ नहीं करती। मतलब जो लोग आपको कंट्रोल करे बैठे हैं उनके पास खुद के मोबाइल नहीं है, लेकिन आपको कंट्रोल करे बैठे हैं। तो कम से कम पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अपना वाईफाई, अपना डाटा, अपने नेटवर्क्स बिल्कुल शट डाउन करो, क्योंकि इस नेटवर्क से हमारे अपनी जनरेशन को नहीं, हमारे देश को भी बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्लाउड के बारे में जानकारी है? किसी को सुना तो होगा?
क्लाउड के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? रात को सारे मेंबर घर के एक साथ बैठ के खाना खाएं, मोबाइल टीवी सब बंद करके। हाँ, आधा घंटा वो सबसे अच्छा टाइम है। सबसे बढ़िया टाइम है। सारे मेंबर मतलब एक साथ बैठ के जमीन पर बैठ के। ये जो जनरेशन बैठी है ये यही करेगी, ये ढूंढेगी लोगों को। आपने देखा होगा ना इस समय क्या चल रहा है कि बस कोई दोस्त मिल जाए, चाहे 500 रुपये में मिल जाए, चाहे 5000 में मिल जाए, मिल रहा है ना। तो ये समझ में आएगी एक्चुअली इस जनरेशन को। अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन क्लाउड के बारे में बता रहा था। क्लाउड की एक नई टेक्नोलॉजी जो उसने लॉन्च करी अभी सिर्फ 15 दिन पहले, यूएस ने ये कह दिया कि आप इसको यूएस से बाहर कहीं भी नहीं चलने देंगे, है ना। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी भी कंट्रोल वहीं पर है। क्लाउड आ गया तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। मतलब जब सबसे पहले बार रेडियो मेल आया तो सबसे पहले ईमेल मेरा ही बना। मतलब मैं उसी समय से टेक्नोलॉजी पर रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में आगे निकलो। जैसे डॉक्टर नेहा है, इसके पास वो सब कुछ मिलेगा टेक्नोलॉजी में जो हम लोगों को चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में से कभी मत पीछो, लेकिन टेक्नोलॉजी से अपडेट रहो, ठीक है ना। तो जैसे फिंगरप्रिंट बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, हम लोग पता ही नहीं कि फिंगरप्रिंट कहाँ जा रहा है, तो डाटा कहाँ जा रहा है, सब कुछ वहाँ। आज हम लोग इतनी बड़ी एआई सबमिट करके भी हम लोग डंप हो गए। किस वजह से, कोई बताएगा इसके बारे में? थोड़ा होम्योपैथी से आगे भी चला करो, सिर्फ होम्योपैथी थोड़ी दुनिया में। इसलिए डंप हो गए क्योंकि यहाँ पे एआई सबमिट के अंदर एक सिग्नेचर हुए जिसमें लिखा गया कि यहाँ पे अब डाटा सेंटर्स जो हैं वो बनने लगेंगे। उसके लिए ज़मीन भी एक्वायर कर ली है, डाटा सेंटर रेडी भी होने लगे हैं। लेकिन अगर एक बार डाटा सेंटर ओपन हुए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जानी है। उसमें सबसे पहला चीज़ जो ख़त्म होगी वो है पानी। क्यों? क्योंकि एक डाटा सेंटर को कूल रखने के लिए मिलियन ऑफ गैलन्स जो है वाटर चाहिए। तो सारा का सारा, अभी आप लोगों ने जो सुना ना कि अरावली पहाड़ी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, वो ऐसे नहीं ख़त्म करी गई है। उनको पता है कि पानी यहीं पे ही है, तो अरावली पहाड़ियों से ही बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को कंट्रोल करने वाला कोई और है, इस बात को समझो। और हम लोगों ने अपना रिमोट किसी और के हाथ में देख रखा है, इसीलिए हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्होंने इमोजीज बनाई बहुत सारी कि नहीं यार अच्छा गुस्सा आ रहा है, चल कोई बात नहीं, ये इमोजी भेज देंगे। अच्छा कोई सोचने का साइन है, अच्छा चलो ये भेज देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा ही सब कुछ है, इन्हीं को कंट्रोल करना है। तो इस कंट्रोल से हमें थोड़ा बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और ये सब आप ही लोगों के हाथ में, हम तो नहीं पाएंगे। जो भी इस समय सीनियर सब लोग यूज़ कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जहाँ तक बात है, हम लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में लगातार ऐसी CMEs करते आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ एक होम्योपैथी के एक छोटे से पर्सपेक्टिव पे ना रहो, उसके बियॉन्ड जाओ। क्योंकि होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन सर ने जो माइंड के रूपरेख दिए ना, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है। अगर आज वो होते तो शायद मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा रिपोर्टरी बना गए होते। इतने सिम्टम्स हैं। आप अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में सल्फ़र को ही अच्छे से समझ लो ना तो भी बहुत है। अभी मैं एक सीनियर से मिला सर, गंगानगर में है, वो अपनी पूरी प्रैक्टिस सिर्फ एक ही मेडिसिन पे करते हैं, वो है नक्स वोमिका। लेकिन उनके पास क्या है, नक्स वोमिका के मदर टिंचर से लेकर के और LM तक जितनी एक पोटेंसी है, चाहे वो 33 है, 27 है, 52 है, 800 है, 1000 है, जो आपने सुनी भी नहीं है, वो सब उनके पास पोटेंसीज हैं। सिर्फ नक्स वोमिका से ट्रीट करते हैं। अगर कोई नक्स वोमिका से ट्रीट नहीं होता तो वो कहते हैं अब मेरे हाथ में केस नहीं है, आप किसी दूसरे होम्योपैथ को या किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर दिखा लो। तो अगर आप अपनी पूरी लाइफ में, या हम लोग भी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ किसी एक मेडिसिन को ही अच्छे समझ पाए ना, तो भी हम लोग जीत जाएंगे। खुद ही बनाते होंगे? हाँ सर, खुद ही बनाते हैं बहुत। और आप लोग भी बना सकते हैं। हम लोग बनाना नहीं चाहते ना, वरना बनाने के मेथड तो सबके पास ही ना। 10 ही स्ट्रोक तो लगाने, हाँ 10 स्ट्रोक ही तो लगाने, लगा के रखो और उसको बना करके रखो। कब काम आएगी? एक्सपायर तो होनी नहीं, तो जब एक्सपायर नहीं होनी तो बना करके रखो। बहुत सारे लोगों की लेबोरेटरी है, डॉक्टर हीरा अग्रवाल हैं, डॉक्टर रजनीश हैं, इनके सबके पास अपनी अपनी पोटेंसीज है। हमारे पास अपनी 500 200 जो 51 है वो भी है, 57 भी है, वो भी हैं, सब कुछ है। तो लेकिन हमें बनानी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा। हर एक पोटेंसी का अपना रोल है। अभी डॉक्टर नेहा ने आपको मेडिसिन के बारे में सब कुछ बता दिया, गॉट इट, सब लोग समझ गए। लेकिन किसी केस में आर्सेनिक की 30 पोटेंसी किस टाइम पे देनी है तो पता ही नहीं ना, ये कौन बताएगा? मान लो आपने डिसाइड कर ली कि आर्सेनिक देनी है, आपने थक हार के चलो 30 पोटेंसी भी डिसाइड कर ली, पर आपको ये नहीं पता देनी कब है, तो फिर कैसे काम कैसे होगा? तो पोटेंसी देने का भी अपनी एक साइंस है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा।
हर एक मेडिसिन का, जैसे नक्सवामी को बोलते हैं ना रात को देना है, लेकिन कभी नक्सवामी को सुबह को भी देके देखो, सल्फर को रात को देके देखो, तो आपको पता लगेगा। बस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगी। सिफिलिनम का एक ही टाइम है, दोपहर को 1 बजे दे दो, ऐसे चुटकियों में आपको शाम को 4-5 बजे से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पूजा को आपको कभी दोपहर में 3 बजे दे करके देखो, एकदम से काम आएंगे। हम लोग पीसीओडी पे जब काम करते हैं तो हम हाइपोथैलेमस को सुबह 4 बजे देते हैं, बढ़िया काम करती है। आप उसको पूरे दिन में चाहे 8 बजे, रात को 3 बजे, कभी भी दो, लेकिन सुबह को 4 बजे देने का उसका इम्पैक्ट ही अलग है। तो ये पोस्टोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? वो लोग वो जो लिख के गए, जो लिख के गए हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को वो पता है जो हमने उस पर डाला हुआ है। चैट जीपीटी को ये नहीं पता कि मैंने 10वीं क्लास में 1 जून को क्या करा था, उसे पता ही नहीं। ये तो मुझे पता है ना कि मैंने 1 जून को किससे लड़ाई करी थी। चैट जीपीटी को जिस दिन मैं बताऊंगा कि मैंने 1 जून उतने 1991 में मैंने उस बंदे से लड़ाई करी, तभी तो उसको पता लगेगा। चैट जीपीटी खुदा नहीं है, कोई आई खुदा नहीं है, हम उसको जो डाटा दे रहे हैं वो तो वही बता रहा है। तो इसलिए काम क्या आएगा, ये राइटिंग, ये जर्नलिंग जो डॉक्टर नेहा आपको सिखा रही हैं। सो थैंक यू। और डॉक्टर दीपिका प्लीज़ कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच हमारे डिग्निटरीज को कि उन्होंने हमें इतना एनरिच किया, आज इतने सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए। ऑल्सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे जो है आज का क्विज कंपटीशन। उसके रूल्स ये हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिसे भी आंसर देना हो वो हैंड रेज करेगा, जो पहले हैंड रेज करेगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आंसर करने की। एंड अगर आपका आंसर सही होता है तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग मुझे अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी देकर जाएंगे। इज दैट फाइन? रेडी एवरीवन? ओके, तो ये रेमेडी बताइए जिसमें क्लासिक फियर ऑफ डेथ है, सडन इंटेंस इमोशनल फिजिकल ऑनसेट के साथ। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शशांक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए प्लीज। बाय द टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं। दिस रेमेडी इज नोन फॉर होल्डिंग ऑन टू पास्ट हर्ट्स एंड रिजेक्टिंग कंफर्ट। क्या नाम है आपका? मुस्कान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज आइए। आपको सर्टिफिकेट से मिलेगा इंडिया। तालियां तो बजा दो। ओके, लास्ट स्लॉट फॉर द विनर रिमेनिंग। अपने अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और इसका आंसर बताइए। टाइप ए रेमेडी, इजीली ऑफेंडेड, इम्पेशेंट एंड हाईली इरिटेबल। आओ आप आओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। अमान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो ये जो हमने दी है ये एक प्रेयर है जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में मुझे गिफ्ट मिली थी 2008 में, जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है। और ये दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के ज़्यादातर सभी मेंबर्स को ही मिलती है या एज एन अप्रिशिएशन मिलती है। इसमें लिखा है, हे प्रभु, वास्तव में यह परिस्थितियों की विडंबना है कि मुझे अपनी जीविका अनुसार लोगों को असहनीय कष्टों का सामना करते हुए देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चिकित्सक बनाकर उनके कष्टों का निवारण करने का उत्तम अवसर प्रदान किया है। आपने मुझे यह जिम्मेदारी पूरी करने की योग्यता भी प्रदान की है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं उस उद्देश्य को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर सकूं। वास्तव में आप ही कष्टों का निवारण करते हैं तथा सब सुखों के स्रोत रहें। मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ। मेरे मरीजों पर दया दृष्टि बनाए रखें। तो ये हमारी तरफ से प्रेयर है इन तीनों लोगों के लिए, और इनके जो सर्टिफिकेट है हम लोग ऑनलाइन आपको भेज देंगे।
थैंक यू सो मच। मैं डिग्निटरी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग स्टेज पे बने रहे और हमारे स्पीकर को फेलिसिटेट करें। अब मैं प्रेसिडेंट सर को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रोसीड कर सकें। थैंक यू। पहली बात तो ये बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? कोई किसी का डाउट किसी भी प्रकार का, या कोई पूछना चाहे? आउट ऑफ द सिलेबस भी बात हो सकती है। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, और डिस्कशन हमेशा हमारी पैथी का एक सबसे कमज़ोर टूल रहा है। तो हम लोगों को डिस्कशन जो है वो ज़्यादा करने चाहिए। बीइंग ए होम्योपैथ हम लोगों को तो और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज कई गुना ज़्यादा होती है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी एग्जीक्यूटिव टीम का, मेरी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम, जिसमें सब लोगों ने पूरी मेहनत करी है पूरी CME को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दूसरा धन्यवाद है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का इस बार हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश कामयाब हुई है, और हम जो लाइब्रेरी है अब हमें पूरे साल के लिए, अगले मार्च तक के लिए हमें मिल गई है। अब हमें हर बार यहाँ पे एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिक्स हो गया है कि हर संडे, हर लास्ट संडे 3 से 6 हम यहाँ पर रहेंगे। हमारे साथ मई में भी यही हुआ कि हमारे पास जो एप्लीकेशन का अप्रूवल आया वो थोड़ा लेट आया, और इस हॉल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। बाहर आप देख ही रहे हो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है लाइब्रेरी में, तो इसलिए हम लोग मई में स्किप कर गए। वरना अब ये फिक्स हो गया जून से लेकर के उन्होंने मार्च तक हमें पूरी अप्रूवल दे दी है, और हमने उसकी जो भी फीस है वो यहाँ पे डिपॉजिट भी कर दी है। और जिसकी वजह से अब आपको बस कोई मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस फिक्स है कि लास्ट संडे 3 से 6 दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ। तो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। फिर उसके बाद आप सब लोगों का, जितने भी जनरेशन्स मैंने यहाँ पे दिखाई उन सब लोगों का धन्यवाद। उस छोटी सी बच्ची का भी धन्यवाद कि आप आए, हमें सुनते रहे, और वो बेचारी सोई भी नहीं, उसने तंग भी नहीं कराया, वरना बच्चे तंग कर देते हैं कि चलो चलो। तो सब लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए। जर्नलिंग के बारे में बात हुई। हमारी आज की स्पीकर डॉक्टर नेहा तो मेरी स्टूडेंट रही है, लेकिन इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत डिजिटली बहुत स्मार्ट है और अच्छे से काम कर रही है। और जर्नल लिखना भी मैंने वो अपनी जो पुरानी डायरी है वो इसी की वजह से निकाली, और आज कुछ थॉट्स अपने लिखने लगा हूँ। तो ज़रूरी है कि हम लोग अपनी राइटिंग्स को हमेशा बनाए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए हमारे एक ही बार के बुलावे पे। और मैं आपको लोगों को बता दूं कि मेरी एग्जीक्यूटिव टीम में सबसे जो हमारे इंजन हैं, डॉक्टर VP सिंह सर जो हमारे पैटर्न हैं, डॉक्टर दीपिका हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उसामा जी हमारे ट्रेजरर हैं, आकाश हैं, सब लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, और ये दिन रात काम करते रहते हैं। आप लोगों का काम है कि आप लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप लें, ताकि हम लोग और अच्छे से सुचारू रूप से काम कर सकें। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप लेने के लिए आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है www.dhma.in। वहाँ पे जाके अपनी मेंबरशिप को चूज़ करना है कि आप किस उसमें फिट होते हैं, स्टूडेंट हैं, प्राइमरी हैं, एसोसिएट हैं या लाइफ टाइम है, जिसमें भी आप जाना चाहें वो आप जा सकते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को मेंबरशिप मिल जाएगी, क्योंकि जो एसोसिएशन है वो आप लोगों के सहयोग से ही चलती है। हमारे पास कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं होती, तो हम लोग एक छोटा सा सहयोग करके, जैसे हमें SP सिंह सर ने हमें एक छोटी सी सपोर्ट दी है, हम लोग उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे सब लोगों के शुक्रगुजार से हम लोग चलते रहते हैं। आज का जो रिफ्रेशमेंट है वो CR टोंक जी की तरफ से, वो आज किसी वजह से आ नहीं पाए हैं, सोनीपत से हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ कि वो आज भी इतनी एज के बावजूद भी वो बहुत पढ़ाई में लगे हुए हैं, और उन्होंने एक डिग्री में भी एनरोलमेंट लिया है, अपनी कोई डिग्री ज्वाइन करी है, मतलब कोर्स डिग्री कोर्स को ज्वाइन करा है, तो आज भी पढ़ रहे हैं, जबकि शायद 60 से ऊपर हो गए। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं और हमारे एसोसिएशन को सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे दोनों गुरु अग्रवाल साहब और दोनों लोग देखो कहाँ से आए हैं, गुरुग्राम से यहाँ पे आते हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी मेट्रो में ट्रैवल करके, और चौहान सर हैं देखो इतनी दूर से आए हैं। तो सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आते हैं, और हमारी एसोसिएशन को लगातार काम करने का एक मौका मिलता रहता है। आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूँ कि जो यहाँ जिस स्पेस पे आप बैठे हैं, ये भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह का ही स्पेस था, मतलब उन्हीं की ज़मीन थी। हमारा जो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वो भी उन्हीं की ज़मीन थी। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक एसोसिएशन जो लाइव चैरिटेबल्स हैं वो भी वो देकर गए, और वो सारी ज़मीन जो है वो दान में देके गए। वो दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, जिन्होंने बोर्ड का भी गठन किया।
तो आज जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं वो भी उन्हीं की देन है, तो उनको हम नमन करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जुलाई में उनका बर्थडे आएगा, तो अगले महीने आप ज़रूर रहना, हम लोग उनका बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर इतना सब कुछ डोनेट करके गए, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ही सिर्फ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इवन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी ये नहीं पता था कि वो उन्हीं की फाउंडेशन है। तो हम लोग उनका हर साल जुलाई में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगले बार हम लोग उनसे एक सेलिब्रेशन में मिलेंगे। सब लोग यहीं पे रहने चाहिए। अगली बार के जो स्पीकर हैं वो और भी अच्छे हैं, हमारे कुछ गेस्ट भी हैं जो अगली CME में आएंगे। तो आप लोग सब लोग बने रहिए, और मेरी तरफ से एक बार फिर से सब लोगों का धन्यवाद। बस जुड़े रहिए, और कोई भी शिकायत हो, कोई भी आप लोगों को खासकर शिकायत तो ज़रूर बताना कि ये शिकायत थी। तो शिकायत के लिए आप 9711423617 इस नंबर पे आप लोग हमें बता सकते हैं, और या फिर hमें ईमेल कर सकते हैं dhmadelhi@gmail.com पर। और सुझाव तो आप देते रहना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिकायत हो तो ज़रूर बताना, कि ताकि हम लोग इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब लोग रिफ़्रेशमेंट लेकर के जाएंगे। रिफ़्रेशमेंट से पहले एक ग्रुप फोटोग्राफी होगी, और उसके बाद फिर रिफ़्रेशमेंट का इंतजाम जो है वो आकाश और उसामा जी मिलकर के करेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पे जितने भी आज लोग आए हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि उनके फ़ायदे की बात है। बाकी यस, आज यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मेरी तरफ से एक ऑफ़र है कि मैं हर संडे जर्नलिंग वर्कशॉप्स करती हूँ। इट्स नथिंग रिलेटेड टू होम्योपैथी, बट अगर आप होम्योपैथी के बियॉन्ड और जर्नलिंग को, या जैसे आज सर ने बोला कि सब लोग सिर्फ दोस्ती ढूंढ रहे हैं आज के जनरेशन में, ये मैंने खुद ने देखा है। तो मेरे जो वर्कशॉप के मेंबर्स हैं उनमें से भी यहाँ पे आज एक प्रेजेंट है, सुरेन। तो यस, अगर आप लोग उस वर्कशॉप में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले मतलब कोई भी एक वर्कशॉप में इनरोल करने के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर soul.vasa जो हमारा इंस्टाग्राम ID है उस पर आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हो। तो इट्स टोटली फ्री फॉर यू गाइज जो आज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग आकर देखो, उसको समझो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे एंड यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, एंड आप मेरे साथ कनेक्ट होके उसमें आगे काम करना चाहते हो, या फिर आप सीखना चाहते हो कि ये कैसे करना है, तो हम उस पर फिर आगे बात कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी अभी नेक्स्ट मंथ में, मतलब इस जुलाई में होने वाली जो 4 संडेज पे 4 अलग अलग वर्कशॉप्स रहेंगी, उनमें से कोई भी अटेंड करनी है, जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है। तो आप मेरा नंबर ले सकते हो, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9413540777 9413540777। तो जो भी आज यहाँ पे आया है, वो जो भी आना चाहे तो जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू। डॉक्टर नेहा के बारे में एक बात बताना भूल गया, ये चाइनीज़ लैंग्वेज की एक्सपर्ट है। और जब ये मेरे पास पहली बार आई थी 3rd ईयर में, तो ये कहती थी कि सर मैं चाइना जाऊंगी, चाहे जो हो जाए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। इवन इसका प्लान है कि ये शादी भी वहीं करती। मैंने कहा बेटा नहीं जाने देंगे, हम इतना जो कीमती हीरा है उसको तो नहीं जाने देंगे चाइना में, कम से कम हम चाइना के हीरे के लाने की बात करते हैं। तो लेकिन अभी तक की यही एक ऐसी स्टूडेंट रही है जिसने अपना ये ड्रीम पूरा करा। इंडियन गवर्नमेंट से एक स्कॉलरशिप मिली, जिसमें चाइना 15 दिन रह कर के आई है, और वहाँ पर रह कर के इंडिया का नाम ऊंचा करा है। तो इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर नेहा ने ये ड्रीम मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सबसे पहले जो ड्रीम पूरा करने वाली है वो डॉक्टर नेहा ही है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ कहना चाहूँगी, सब लोगों को थैंक यू बोलो चाइनीज़। मैम, चलिए सब लोग ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आए, और तो कुछ नहीं है क्या दीपिका? सब लोग प्लीज़ ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। रूल्स ये है कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग नीचे, और जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं वो सब आगे आ जाए। मतलब बड़े बच्चे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर स्पेस बचेगा तो, वरना सब लोग लाइन लगा करके प्लीज़। सर आ जाओ।